लखनऊ में कंटोनमेंट क्यों है? कंटोनमेंट इसीलिए कि अवध और पूर्वांचल को दबाया जाए। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, आप बिरसा मुंडा देख लीजिए, झारखंड में 1900 में उठे। आप सांथाल रेबेलियन देख लीजिए, कित्तूर की रानी उठी। कई ऐसे लोग थे जहाँ पर प्रताड़ना की जो बड़ी व्यवस्था की गई, वहीं कहीं की जहाँ पर आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी। वो पिताजी जी थे 1955 में जो आर्मी में उनकी भर्ती हुई, उसके पहले ईस्टर्न यूपी से लोग लेते नहीं थे आर्मी में। जहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी हमारी भारतीयों ने, उनको बोला ये तो नपुंसक हैं, और जहाँ नहीं लड़ी गई थी उनको मार्शल रेसिस करा दिया गया। हमारा कल्चर अंग्रेज मिटा नहीं पाए छोटे गांव शहरों में, बड़े शहरों में मिटा दिया, क्योंकि मेरे शहरों में तो उन्होंने अपना कल्चर स्थापित कर लिया। उन्होंने एक तंत्र बनाया, और उस तंत्र में क्या था, एक शब्द है स्पीकिंग इन ट्रिप्लिकेट। अपने ही करप्शन को खत्म करने के लिए हर चीज उन्होंने पेपर बेस कर दी। जब पेपर बेस कर दी तो संवाद हट गया। क्या होता है किसी भी तंत्र में, जब पॉलिटिकल संवाद नहीं होता, आपकी समस्या आप मुझसे आके बोलेंगे मैं डीएम हूँ, तो आप मैं समझूंगा कि भाई ठीक है, वाजिब है, अगर इसका समस्या है तो उसको कैसे सुलझाया जाए। लेकिन अगर आप पेपर नहीं लेके आते हैं तो आपकी समस्या को मैं समझ नहीं पाता हूँ। कि सिर्फ एक गांव में जाके वहां पर परिवेश में रहना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा तो लक्ष्य है कि अपने भारत में जो छुपी हुई ऊर्जा है उसको जगाना है। देखिए, शहरीकरण आवश्यक है, लेकिन शहरीकरण हम लोग को जर्मनी की तरह करना चाहिए, न कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरह। जैसे कि मैं IITian हूँ, IIT दिल्ली का मैं छात्र रहा हूँ, तो IIT दिल्ली में सच पूछिए 4 साल में रहा, मुझे असली भारत से कभी किसी ने वाकया ही नहीं कराया। कई ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारा इतिहास बड़ा ज्वलंत था, हमने ये किया था ऋग्वेद में। मैं उन लोगों से असहमत हूँ। अगर वो किया था उस समय, तो अगले आइए 25 साल में मिलजुल के अपना भी परिश्रम करें। आज की तारीख में इलॉन मस्क बहुत चिंतित है कि हम मार्स तक जाएं, लेकिन हमारी क्या सोच होनी चाहिए? क्या हम मार्स की तरफ भागें, या हम उस स्पेस टेक्नोलॉजी से 1.4 बिलियन पीपल को प्रभावित करें? तो मार्स जाने से हो सकता है कि ऐसी चीज वहां से इन्वेंट हो कि वो 1.4 बिलियन क्या 2.8 बिलियन की भी प्रॉब्लम सोल्व कर दे। नमस्ते सर, कैसे हैं नमस्कार, आप? मैं ठीक हूँ। नमस्कार। आपकी मैं पुस्तक दिखा देता हूँ, मिडल ऑफ डायमंड इंडिया। तो सर, नेशनल रेनेसां थ्रू पार्टिसिपेशन एंड एंटरप्राइज। तो हम मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, इस पे मतलब एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, बट आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय दिस। और मुझे पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिला, इंस्पिरेशन भी मिला। और जो आप काम कर रहे हैं, जो जागृति यात्रा का जो होल कॉन्सेप्ट है, दैट्स ब्यूटीफुल। और इससे बहुत सारे लोगों की लाइव्स ट्रांसफॉर्म भी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, ये कॉन्सेप्ट आपको कब चमका? करीब 16-17 साल पहले मैंने उस क्षण को तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि भारत 3 भागों में है। एक अच्छा भारत जो कि, या उत्कृष्ट भारत जो समृद्ध है, एक बहुत गरीब भारत है, लेकिन एक मध्य भारत है। तो 3 भाग में भारत। और उस समय बहुत प्रहलाद का चलता था, बॉटम ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो मैंने बोला वो जो एक मेटाफोर है वो शायद गलत है, और शायद एक समय सही था, मैं 30 साल पहले, लेकिन आज की तारीख में वो गलत इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग न तो बहुत गरीब हैं, न तो बहुत अमीर हैं भारत में, और भारत जैसे अन्य देशों में भी। तो जो मध्य भारत की थ्योरी, तो मैंने बोला ये पिरामिड नहीं, एक हीरा है। और हीरा एक तरह से इमोशनली भी बहुत एक उपयुक्त शब्द है, क्योंकि भारत में कोहिनूर के बारे में प्रचलित था, भारत हीरों के बारे में प्रचलित था। तो इस हीरे को चमकाने के लिए हम लोग कैसे आगे बढ़ें? तो इसमें अधिकांश लोग, 80 करोड़ लोग जो कि न तो बहुत गरीब हैं न अमीर हैं, वो मध्य के हैं। करीब 20 करोड़ लोग जो कि बड़े शहरों मेट्रोज़ में रहते हैं, वो कुछ हद तक अमीर हैं। और करीब 40 करोड़ लोग हैं जो कि कुछ ज़िलों में रहते हैं, वो गरीब हैं। तो ये हीरा है। अगर इसको डिस्ट्रिक्ट की तरह से भी देखा जाए, तो टियर 2 टियर 3 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 240 है 750 में। टियर 2 टियर 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हमारी लगभग 58% आबादी रहती है, वही 80 करोड़, 780 मिलियन पीपल, 78 करोड़ लोग। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट को भी देखा जाए तो हीरे के आकार का भारत है, और इस हीरे को चमकाने का लक्ष्य हम लोग को रखना चाहिए। और जो हीरे का इसलिए बोल रहे हैं कि ऊपर एक छोटा भाग है, नीचे भी छोटा भाग है, बट जो मिडिल, मेजर है वो वो मिडिल मिडल में इंडिया है, है। हाँ। और पिरामिड ऐसा लगता है कि हम अमीर हैं ऊपर और हम्म, अन्य लोग गरीब हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब अमीर नहीं है, और कुछ गरीब हैं। तो हम्म, इसमें हम लोग 3 भाग में विभाजित करेंगे भारत को, तो ये सत्य भी है, और ये एक आकर्षक एनालॉजी है। हम्म, क्योंकि पिरामिड ऐसा लगता है कि मैं ही ऊपर हूँ, भगवान हूँ, मैं सबको बताऊँगा। और उसके भी बदतर ये होता था, हमारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हम्म, छोटे-छोटे से शैम्पू बेचने के लिए भागती थी। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अन्यथा भी हमारे जो 80 करोड़ लोग हैं, उनमें बहुत ऊर्जा है। वो सिर्फ़ हम्म, उपभोक्ता नहीं है, सिर्फ़ वोटर ही नहीं है, वो तो निर्माता भी हैं। हम्म, इस प्रकार की भावना अगर हम लोग लाएँगे, तभी हीरा चमकेगा। वरना हम लोग वही दीनहीन वाली जो अबला मतलब हमारी चल रही आ रही है, रोटी कपड़ा मकान वाली जो गाड़ी, उसको रोकना है। अब वहाँ पर स्वावलंबन की भावना उठनी चाहिए, आत्मनिर्भरता की भावना उठनी चाहिए। अच्छा, ये भी होता है कि जब हम पिरामिड की बात करते हैं,
जहाँ पे हम सोचते हैं, दो डिवाइड करते हैं कि एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है। अब ये जो नरेटिव भी है पॉवर्टी वाला, ये भी इसी उसमें चल रहा है डायरेक्शन में, कि इतने परसेंट, 99%, 90% के पास 90, मतलब एक 10% के पास 90% की जो वेल्थ है। वेल्थ है, और बाकी 90% के पास सिर्फ 10% है। तो ये पूरा नरेटिव भी कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे पॉलिसी मेकिंग के लिए भी, और जो 80% मिडल में जो आपने कहा लोग हैं उनके लिए भी। तो वो क्या प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि इस फ्रेमिंग की वजह से आते हैं कि देखो ये पिरामिड है, एक अमीर है एक गरीब है? उसमें देखिए 3 समस्याएँ हैं जो मैंने अपने दूसरे चैप्टर में कही भी हैं। एक समस्या ये है कि सब लोग समझते हैं कि जो अमीर हैं वही सक्षम हैं और उसके नीचे 20 करोड़ के नीचे सब लोग सक्षम नहीं हैं। और उससे एक बहुत असहायता की भावना पैदा होती है कि इन सबको हम दान दक्षिणा दें। सत्य तो ये है कि जो 80 करोड़ लोग हैं वो अभी असहाय नहीं हैं। ये बात सही है कि उनको इनेबलमेंट चाहिए हम्म। कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मदद के साथ-साथ उनको उनकी शक्ति का एहसास होना चाहिए। तो हम्म। एक तो ये है। दूसरा ये हम समझते हैं कि जो भी उस 20 करोड़ के नीचे है उसके पास एस्पिरेशन नहीं है। तो मैंने कई उसमें उदाहरण दिए हैं कि वो एस्पिरेशनल भी है। उसके लिए हमें कोई ऐसे पुअर सॉल्यूशंस नहीं लाने चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने कही है, जो उसमें विधिवत मैंने बताया है छठे चैप्टर में, कि इसके ऊपर जो आक्रमण हुआ था, ये जो मध्य तबका है, यहीं से आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। हम्म। अगर 1857 में देखेंगे, मंगल पांडे रजवाड़े के नहीं थे। मंगल पांडे तो साधारण सोल्जर थे। लक्ष्मीबाई भी बहुत बड़े परिवार में उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो साधारण महिला थी। तो हम्म। लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे योद्धाओं ने जब लड़ाई लड़ी, तो वहीं जहाँ लड़ाई लड़ी, वहीं पर ज़्यादा अंग्रेज़ों ने प्रताड़न किया। उसका उदाहरण ये ये है। एनालिसिस मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ। क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा जो भारत है उसके कुछ एस्पेक्ट्स पीछे कैसे रह गए, और जो शहर वाला जो भारत है वो उस पे फोकस कैसे बढ़ा, तो ये जो आपका हिस्टोरिकल एनालिसिस है फ्रीडम मूवमेंट का, ये मैं चाहूँगा थोड़ा आप विस्तार में बताएं, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता है। नहीं, ये विडंबना ये है कि आज की तारीख में जो बड़े-बड़े शहर हैं, कलकत्ता की उपज तो सिर्फ ब्रिटिश ने करी, बॉम्बे की उपज ब्रिटिश ने करी, चेन्नई चेन्नई। की उपज भी ब्रिटिश ने करी, क्योंकि उस समय फोर्ट्स थे वहाँ पर उनके। तो अब स्वतंत्रता के बाद ये होना चाहिए था कि जो 200 साल से शोषण हुआ और उसको शोषण का भुगतान वहीं गया। सब चीज़ वो आकर्षक थे कि वहाँ सब लोग शोषण कर लें और वहाँ से वो बाहर भेगें। और इस वजह से छोटे जो गाँव शहर हैं उसका हम लोगों ने एक तरह से त्याग कर दिया। और 1857 की जब लड़ाई लड़ी गई, उसमें बड़े शहरों ने नहीं लड़ाई लड़ी। उसमें जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने तो बोला ठीक है भाई, जो ब्रिटिश है कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो असली लड़ाई लड़ी वो गाँव छोटे मुफस्सिल जो जगह से लड़ी गई। तो इस प्रकार से जब 90 साल 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत दबाव डाला। भले लखनऊ में कंटोनमेंट क्यों है? लखनऊ में तो कोई बर्मा नहीं है, कोई चाइना नहीं है, कोई नेपाल नहीं है। हम्म। वहाँ कंटोनमेंट इसीलिए है कि अवध और पूर्वांचल को दबाया जाए। 90 साल तक इस प्रकार का जब प्रताड़न किया गया, तब जाके वहाँ की आर्थिक व्यवस्था घट गई, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था विषम हो गई। आज की तारीख में वहाँ का जो तंत्र भी है, अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन उसको ठीक होते-होते करीब 75 साल लग गए। और अब जो व्यथा आई है उसमें जो साधारण व्यक्ति का सम्मान जो हो रहा है, उससे वो मध्य फिर जागरूक हो रहा है। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये हम लोग को देखना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि बड़े शहर गलत हैं। देखिए, हम बहुत इतिहास में ऐसा नहीं जाना चाहिए विभाजन की बात भावना हो जाए। मैंने इसमें कहा भी है, जो टॉप ऑफ द डायमंड है उसको मध्य भारत के साथ मिलके करना पड़ेगा और मध्य को टॉप के साथ मिलके करना पड़ेगा, और दोनों साथ हो जाएंगे तो बॉटम को उठा लेंगे। अभी हम्म। क्या होता है, बॉटम के लिए सिर्फ ऊपर से ट्रिकल डाउन थ्योरी आती है, वो गलत है। अब तो मध्य से ऊपर हम लोग जा सकते हैं और मध्य के नीचे भी आ सकते हैं। तो इतिहास को हमें परखना पड़ेगा इस प्रकार से कि हम लोग सबको मिल के आगे बढ़ें और इस बात की हम लोग गणना करें कि जहाँ पर सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, आप बिरसा मुंडा देख लीजिए, झारखंड में 1900 में उठे। आप सांथाल रेबेलियन देख लीजिए, किट्टूर की रानी उठी। कई ऐसे लोग थे जहाँ पर प्रताड़न की जो बड़ी व्यवस्था की गई, वहीं कही गई जहाँ पर आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और इसको हमें इतिहास से निकाल के अपने बच्चों को भी पहचानना है कि भाई ये ऐसा हुआ था। तब जाके एक नई मतलब व्यथा होगी कि भाई देखिए, जहाँ पर इतना प्रताड़न हुआ था, जहाँ असली लड़ाई लड़ी गई थी, आइए उन सब क्षेत्रों को हम लोग आगे बढ़ाएं। और क्रिमिनल टाइप्स ट्राइब्स वाली जो थ्योरी है वो भी तो वहीं से आया था ना, हाँ, कि क्रिमिनल टाइप से ज़्यादा मार्शल रेसेस की थ्योरी आई थी। आपको हम्म। इसकी कहानी बताता हूँ। जब मंगल पांडे बंगाल आर्मी में थे, तो बंगाल आर्मी ने ही उस समय जो मद्रास आर्मी या बॉम्बे आर्मी बड़ी नहीं थी, क्योंकि पहले तो कलकत्ता में ये लोग हावी थे। हम्म। तो बंगाल आर्मी सबसे बड़ी थी और वहाँ सब जो सोल्जर्स होते थे वो पूर्विया होते थे। हम्म। ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार के हम्म। अधिकांश लोग। पूर्विया सोल्जर्स ने जो सिख वॉर्स। एंग्लो सिख वॉर उन्होंने लड़ी उस हम्म। समय।
एंग्लो अफगानिस्तान वॉर, सिख नहीं, एंग्लो अफगानिस्तान वॉर और सिख वॉर भी। हम्म, फिर उसके बाद जब यहाँ पर आए और इन्होंने 1857 का युद्ध किया, पहली हमारी स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, उसके बाद से कोई भी पूर्वीय सोल्जर कभी एडमिट नहीं हुआ। वो पिताजी जी थे 1955 में जो आर्मी में उनकी भर्ती हुई, उसके पहले ईस्टर्न यूपी से लोग लेते नहीं थे आर्मी में, इसलिए क्योंकि डरे हुए थे। तो मार्शल रेसेस की थ्योरी उस समय उन्होंने ईजाद की कि जहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी हमारे भारतीयों ने, उनको बोला ये तो नपुंसक हैं, और जहाँ नहीं लड़ी गई थी उनको मार्शल रेसेस करा दिया गया। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती थी उसमें कैसे पूर्वियों को यूज़ करके उन्होंने जो सिख एम्पायर था उसको डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद जब रेबेलियन हुआ तो सिख सोल्जर्स को यूज़ करके उसको दबाया गया। हाँ। तो ये तो फूट डालो राज करो वाला तो उनका बहुत सिस्टम था ही। लेकिन उसमें एक चीज़ कहूँगा कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ज़्यादा जो रजवाड़े थे और जो साधारण व्यक्ति है उसमें ज़्यादा थी। जो मैंने कॉलोनियल माइंडसेट की बात की है, फूट कहाँ पड़ी? फूट मानसिक दृष्टिकोण से पड़ी कि मैं राजा हूँ और राजा को बता दिया गया कि अंग्रेज साम्राज्य सिविलाइज्ड है और आपका सभ्यता सिविलाइज नहीं है। तो रजवाड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। मैंने उसमें बोला है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद उन रजवाड़ों या जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको जब कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तो बुद्धिजीवी से ही फिर अन्य लोगों को एक तरह से संग्रहित किया गया। तो फूट सबसे बड़ी जो पड़ी वो सिख बनाम पूर्विया में नहीं थी उतनी, जितना कि जो समृद्ध थे और जो गरीब थे या जो मध्यवर्गीय थे, तो उसमें बहुत बड़ी फूट पड़ी। और वो फूट अभी तक कर लिया, उनको कोऑप्ट कर लिया, उनको एलीट बना दिया नया। और उसी एलीट के माध्यम से, अन्यथा ये 2 लाख लोग थे एक समय ब्रिटिश के, उसमें से 4,000 सिविल सर्वेंट्स थे, 60,000 सोल्जर्स थे। उस समय 30 करोड़ हमारी आबादी थी, 300 मिलियन। तो कैसे वो करते जब तक वो एलीट को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने साथ नहीं साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करके करते। और मेरे हिसाब से स्वतंत्रता के बाद भी वह एलिटिज़म रहा, बिल्कुल वो कंटिन्यू रहा। तो हमारे तंत्र में रप्चर नहीं आया 15 अगस्त 1947 में। जब रप्चर नहीं आया तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी तरह लिखा गया। उसमें हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं जिसके लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी, चाहे वो मंगल पांडे हों, चाहे गांधी हों, चाहे वीर सावरकर हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, तो उनकी जो ऊर्जा थी वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ पाई। वो कॉपी एंड पेस्ट 1860 का जो हमारे कॉमन लॉज थे ब्रिटिश ने 1860s में किए थे वो हो गए। तो एक तो ये रप्चर का कॉलेज। दूसरा ये था कि देखिए वैश्विक रूप से अगर आप देखें, ग्लोबलाइजेशन ने भी सबको ये मनाने की कोशिश की है कि पाश्चात्य सभ्यता सबसे उचित सभ्यता है। ये भारत की समस्या नहीं है। ये पिछले 60-70 साल से, जब से इंडोनेशिया आज़ाद हुआ, मलेशिया आज़ाद हुआ, मान लीजिए अन्य देश आज़ाद हुए, इन दोनों से एक तो रप्चर नहीं हुआ, वही चीज़ चलती रही। लेकिन अब समय आ गया है, जैसा कि मैंने अपने 6ठे चैप्टर में बताया है, कि कोई भी डेमोक्रेसी का जो पहला सत्र होता है 75 साल का, जब वो रिटायर होता है तो एक नई जनरेशन उठती है। और मैं समझता हूँ वो नई जनरेशन हम लोग हैं, कि हम लोग को आगे चल के, और उसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि कल्चरली उन्होंने उस भारत को जगाया है, क्योंकि वो मध्य भारत से आते हैं। और ऐसे कई लोग आ रहे हैं। आज की तारीख में आप पद्मश्री को देखें तो पद्मश्री की श्रृंखला में वही लोग हैं जो कि साधारण मध्य भारत से आ रहे हैं। वो एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उस मिडिल इंडिया के। हाँ। जब हम यूएस की जर्नी देखते हैं, उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे जिनको बोलते हैं, हमारे तो खैर फाउंडिंग फादर्स ऑफ द रिपब्लिक हम बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे पटेल चले गए, उसके बाद नेहरू, और उनके बाद फिर वो पूरी श्रृंखला शुरू होती है। लेकिन यूएस में एक मौका मिला कि जिन्होंने संविधान लिखा उनमें से 4-5 लोगों को रूल करने का मौका मिला। तो उन्होंने कंसोलिडेट किया उन आइडियाज़ को, और ट्रेडिशन बनाया। देखिए कि वॉशिंगटन ने भी कि 1-2 टर्म के बाद ही हिमसेल्फ रिजाइंड, ही कुड हैव बीन लाइक किंग, लेकिन उन्होंने वो रास्ता गया। तो 75 साल का भी आपने जो एनालिसिस किया है कि यूएस के 75 साल पे वो कहाँ था, और आज भी हम कहीं ना कहीं उसी मोड पे, देयर आर पैरेलल्स। लेट मी इलैबोरेट ऑन दैट। मतलब उसमें मेरा ये कहना है कि कोई भी गणतंत्र जब बनता है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो यूएस का क्या कॉम्प्रोमाइज़ था, हमारा क्या कॉम्प्रोमाइज़ था? यूएस का कॉम्प्रोमाइज़ था कि स्लेव ओनर्स थे, वॉशिंगटन, जेफरसन दोनों। मान लीजिए उनके जो और एडम्स थे वो नहीं थे, कुछ और लोग थे वो नहीं थे, लेकिन अधिकांश लोग स्लेव ओनर्स थे। तो उस समय स्लेवरी को उन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, दैट वाज नॉट राइट, बिकॉज दे डिड नॉट मेक द ब्लैक मैन टू बी अलाइव। 3/4 उसका वो कर दिया, और वो भी उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए, वो तो काउंट करने में था। वुमेन को भी नहीं था वोट, वुमेन को भी वोट है 1920 तक, और इंडियन ट्राइब्स जो कि काफ़ी हद तक ओरिजिनल वहाँ के इनहेबिटेंट्स, उनको भी नहीं था। तो ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, उनको वो ठीक तरह कर नहीं पाए।
और देखिए कई विषमताएं होती हैं, उस समय भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इन लोगों ने किया था, तो बाद में हाइंडसाइड में कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, जो होता है वो होता है। लेकिन एक जनरेशन आया तो जैक्सन आया, एंड्रू जैक्सन, करीब 1830s में, और उनके खिलाफ भी बहुत षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि जो जॉन एडम्स के लड़के थे, क्विंसी जॉन एडम्स, उन्होंने और हेनरी क्ले ने साजिश की जब उनको बहुमत मिली कि उनको प्रेसिडेंट न बनाया जाए। तो जब 1924 में ये हुआ तो उसके 4 साल बाद उनको पूर्ण बहुमत मिली, तब जाके वो प्रेसिडेंट बने। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये परिवारवाद वाला सिस्टम चल पड़ा था। उसको ये भयंकर रूप से एंड्रू जैक्सन ने काटा। जब एंड्रू जैक्सन आए तो सब लोग जो एलीट थे बहुत परेशान थे, क्योंकि पहली बार व्हाइट हाउस में साधारण व्यक्ति को प्रवेश हुआ। उसका इलेक्शन स्ट्रैटेजी ही ये थी, थ्रू आउट द प्रिविलेज्ड। तो जब उसने ये किया तब डेमोक्रेटाइजेशन फिर से हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का, और उसके बाद लिंकन आए, तब लिंकन ने स्लेवरी को हटाने का काम किया। मेरे हिसाब से बहुत पैरेलल्स तो नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि 175 ईयर का डिफरेंस है हमारे आज़ादी में, लेकिन मैंने ये कहा है कि गणतंत्र क्योंकि वोट पे निर्भर है, तो उसकी उठान चढ़ाव लगभग वही होती है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ तो करीब 75 साल की होती है, और ह्यूमन की जो अर्ली फॉर्मेशन माइंड्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से बदलते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि पहले जब लोग आए और फिर उसके बाद हमारे साधारण राजनीतिक पहले आए। मुझे याद है वो समय जब मुलायम सिंह और मायावती निकले तो हम लोग बोला, अरे जो एलीट था वो बहुत, अरे ये कैसे आ गए ये लोग, इनको तो अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है। अब मोदी जी आए और अन्य लोग हमारे भाजपा के जो साधारण व्यक्तिगत हैं, उनके कल्चर, भारतीय कल्चर उसमें है, तो लोग थोड़े बहुत नाराज़ चल रहे थे। अब लोगों को समझ में आ गया कि यही असली सही है, यही असली भारत है। इसको अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो अपनी संस्कृति को नहीं स्वीकार करेंगे। और मैंने जो कल्चर के चैप्टर में बोला है उसके में हम अलग कर सकते हैं कि हमारा कल्चर भी वहीं छुपा हुआ है। हमारा कल्चर अंग्रेज़ मिटा नहीं पाए छोटे गांव शहरों में, बड़े शहरों में मिटा दिया, क्योंकि मेरे शहरों में तो उन्होंने अपना कल्चर स्थापित कर लिया, पाश्चात्य कल्चर जो पर्यावरण से भिन्न है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है। अब उसको कितना लोग मानते हैं, आपको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि आने वाले समय में, और जो लिंकन आए उन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया, एक सिविल वॉर हुई, हमारे यहाँ सिविल वॉर नहीं होगी। हमारा जो गणतंत्र है वो वायलेंस से नहीं बना, हमारा गणतंत्र तो सत्याग्रह से बना, चाहे कितना भी लोग उसको बोलें, लेकिन हमने अपनी मानवता से अपने गणतंत्र को परिभाषित किया, उन्होंने भौतिकवाद से परिभाषित किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा विकल्प है उद्यमिता, कि हम मध्य और ऊपर वाले भाग को साथ लेके चलें, और उससे हमारा बॉटम ऑफ द डायमंड चमकेगा। तो तीनों भाग हम चमका सकते हैं। इस मध्य भारत की जब हम बात करते हैं, एक और जो ब्रिलियंट एनालिसिस आपका इसमें है बुक में, वो ये है कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस मध्य भारत का, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप देखें तो एक डीएम है, एक डीसी है, वो उसके अंडर में सब कुछ आता है, और उसका जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके से आज का जो परिवेश है उसकी अकॉर्डिंग नहीं है। जो उद्यमता की बात कर रहे हैं वो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए नहीं है। तो हम वही 200 साल पुराना जो सिस्टम कहीं उन परिस्थितियों में उन्होंने जिस सिस्टम को लेके आए वो अपने सहूलियत के लिए, वो हम आज भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो ये इसका थोड़ा एनालिसिस आप बताइए कि इसका कारण क्या है, ये डीएम जो फेनोमेना है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन हो जाती है। आपने अभी 12वीं फेल एक मूवी है, उस पर बहुत चर्चा हो रही है कि सबसे बड़ी एस्पिरेशन वही लगती है लोगों को कि डीएम बन जाओ, क्योंकि जब आदमी देखता है, गरीब आदमी, मिडिल इंडिया का आदमी जब देखता है कि डीएम की पावर को देखता है कि अगर वो उसके पास कुछ आ गया, अगर उसने चाहा कुछ करने के लिए तो वो हो गया, अगर उसने नहीं चाहा, उस तक नहीं पहुंची बात, तो वो काम जिंदगी भर भी नहीं होगा। तो ये जो फेनोमेना है डीएम का, और जो ब्रिटिश जो इसका मोटिव था उनका, और जो आज हमको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें देखिए, एक तो उसका ओरिजिन मैं समझाता हूँ, जो मैंने किताब में भी कहा है कि इसका ओरिजिन था कि 1793 में, बल्कि 1787 में वॉरेन हेस्टिंग्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडाइट किया, करीब 14 चार्ज ऑफ करप्शन पे। तो इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश करप्शन से। ऐसा नहीं कि भारतीय लोग रेवेन्यू चुरा रहे थे, वो अंग्रेज़ी चुरा रहे थे। उनकी वाइफ मारियान थी जो हीरों के हार से, उसमें मैंने बताया लंदन में देखी गई, तो बहुत गॉसिप का उस समय चर्चा थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको इंडाइट किया और 7 साल तक मुकदमा चला। एडमंड बर्ग से उन्होंने उसको इंडाइट किया था।
और उसमें ये निकल के आया है कि ये लोग बहुत, जैसे कहते हैं, एम्बेजलमेंट कर रहे थे सरकार के। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जब कॉर्नवालिस आए, और दिलचस्प बात यह है कि कॉर्नवालिस वही थे जो ब्रिटिश जब हारे थे अंग्रेज़ों इनसे, अमेरिकन से, तो उसमें सेकंड इन कमांड थे वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय। तो कॉर्नवालिस जब आए तो उन्होंने एक तंत्र बनाया, और उस तंत्र में क्या था, एक शब्द है स्पीकिंग इन ट्रिप्लिकेट। अपने ही करप्शन को ख़त्म करने के लिए हर चीज़ उन्होंने पेपर बेस कर दी। जब पेपर बेस कर दी तो संवाद हट गया। क्या होता है किसी भी तंत्र में, जब पॉलिटिकल संवाद नहीं होता, आपकी समस्या आप मुझसे आके बोलेंगे मैं डीएम हूँ, तो आप, मैं समझूंगा कि भाई ठीक है, वाजिब है, अगर इसका समस्या है तो उसको कैसे सुलझाया जाए। लेकिन अगर आप पेपर नहीं लेके आते हैं तो आपकी समस्या को मैं समझ नहीं पाता हूँ। और वैसे वैसे डीएम और उस समय के जो तंत्र, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहाँ से थोड़े थोड़े लोगों से हटते गए, और वो पेपर बेस्ड हो गया संवाद, जो पहले जो एक डायलॉग होता था। तो ये जो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई कि एक बहुत पेपर बेस्ड सिस्टम, जिसमें कि लिखा पढ़ी का, चाहे वो थानेदार हो चाहे वो कचहरी हो, और वो हम लोगों ने बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? उसी कारण, क्योंकि जब हमारी आज़ादी मिली तो हम लोग को अपने गणतंत्र को संगठित करना था। तो हमारे ही फाउंडर्स ने बोला कि इस समय यही उपयुक्त समय है कि जो स्टील फ्रेम जो बोलते हैं उसी का प्रयोग करो। लेकिन आज की तारीख में ये सब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि स्टील फ्रेम अपने नागरिकों को उत्साहित नहीं करता है, वो कंट्रोल का फ्रेम है। और उसके पहले 200 साल तक इस ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया था कि उद्यमिता के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि मैनचेस्टर का गुड़ यहाँ पर आता तो यहाँ का गुड़ बनता तो वहाँ चला जाता। हमारी हस्तशिल्पकला तो पूरे विश्व भर मानी जाती थी। सोने की चिड़िया, यहाँ का जरी की साड़ी अभी भी बड़ी फेमस है। तो अन्य ऐसी चीज़ें जो होती थी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उस तंत्र को चेंज करने का समय आ गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग को एक डिसिप्लिन सरकार नहीं चाहिए, हमें पुलिस चाहिए, हमें जुडिशरी चाहिए, हमें अन्य चीज़ें चाहिए। तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा व्यक्ति चाहिए, आवश्यक है। लेकिन हर चीज़ उसके निहित हो, ये भी आवश्यक नहीं है आज की तारीख में। जैसे मेडिकल, सीएमओ भी आज की तारीख में देखता है किसी भी ज़िले में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही देखता है। अगर वहाँ का एजुकेशन ऑफिसर, वो भी उसको ही देखता है। एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरो है। और अगर आप अच्छे सजग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आईपीएस अफसर से भी बात करेंगे तो बोलेंगे भाई साहब मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे तो अपना एक जुडिशरी जो मैं कर रहा हूँ, मजिस्ट्रेट रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन है, अन्य चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, उसमें मुझे रहने दीजिए ताकि मैं उसको बखूबी कर सकूँ, डेवलपमेंट पे काम कर सकूँ। और इसी के साथ साथ मैंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आपका जो प्रश्न ये है कि हम लोग कैसे आज की तारीख में उसको बदलें, मेरा ये समझना है कि 75 साल हो गए, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तगड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मायनों में इसको लूज़ करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से डिजिटल के आने से भी इस पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और मैंने इसमें लिखा है कि इसमें 2 प्रकार के पावर्स होते हैं सरकार में, पावर टू और पावर ऑन। पावर ऑन होता है कि मैं अपने प्रजा पे डिसिप्लिन, पुलिस, ये सब चीज़ ठीक करूँ, उसको भी हमें अच्छा करना पड़ेगा। पावर टू होता है कि यदि कोई उद्यमी है, जैसा मैंने कई लोगों का ज़िक्र किया है, तो वो उद्यम को हम कैसे आगे बढ़ाने के लिए इनेबल करें, उसको रोकें ना, कंट्रोल की भावना से आगे बढ़ें। इसमें हमें नए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं जागृति यात्रा की, जो कि एक कॉन्सेप्ट आपने इजाद किया है। मैं चाहूँगा कि आप उसको बताएं, और वो आपका क्या विजन है उस यात्रा के पीछे, कि मिडिल इंडिया को कैसे कैटर करती है वो यात्रा। एक तो यात्रा का मैं थोड़ा वर्णन करता हूँ। एक पूरी ट्रेन होती है 19 बोगी की, उसमें 500 लोग, उसमें 40% महिलाएं होती हैं। उनका चयन होता है, करीब 15,000 लोग हर साल अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और हिंदी और अंग्रेज़ी के आवेदन होते हैं। हम कोई उसमें शिक्षा की वो नहीं रखते हैं कि आपको कोई मतलब अच्छी शिक्षा वाले हैं। मैं भी आईआईटी का हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ शिक्षा उद्यमिता से बहुत नाता नहीं है। हम चाहते हैं दिलदार व्यक्ति हो जो कि देश के लिए कुछ करना चाहता हो। तो ऐसे हम लोगों का चयन करते हैं, उनके एसेज आते हैं, और वो जब 500 लोग आते हैं तो हम लोग मुंबई से चल के कन्याकुमारी, मदुराई, बेंगलोर, चेन्नई, श्री सिटी, जहाँ पर श्रीहरिकोटा का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ से फिर विशाखापट्टनम, बहरामपुर, नालंदा, देवरिया, भारत भ्रमण। भावरभण, और दिल्ली, तिलोनिया, साबरमती, वापस मुंबई। तो एक तरह से एक माला पहनाते हैं भारत माँ को, और ट्रेन की माला कहिए, जो भी कहिए, और 16 साल से हो रही है। और 2 साल जब कोविड आया था तब भी हमने उसको डिजिटली किया, हम लोग हारे नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग घर में बैठ गए कि भाई कोविड आ गया है। तो बहुत प्रेरणादायक यात्रा है। मैं इस मंच से सबको आमंत्रित करूँगा, आवेदन दें उसमें। जागृतियात्रा.com उसका URL है। और उसका जो आपका प्रश्न है क्या होता है, मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जब 500 अच्छे लोग एक साथ ट्रेन में 15 दिन का सफ़र करते हैं तो सत्संग होता है। सबसे प्रमुख चीज़ ये है, एक दूसरे से सीखते हैं। अरे भाई इस लड़के ने नक्सलों से लड़ा है,
5 साल यहाँ पर आया, वापस जाना चाहता है, या किसी और ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं। सत्संग इज द राइट वर्ड। सत्संग इज़ द राइट वर्ड, क्योंकि और सत्संग वो भी एक यात्रा के तौर पे, और यात्रा में क्या होता है, आप अपने बैगेज को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको आधे आधे बकेट से नहाना पड़ता है, खाने की भी दिक्कत होती है, ट्रेन समय में पहुंची नहीं पहुंची, कठिनाइयाँ होती हैं किसी भी यात्रा में। और मैंने एक बहुत अपने कल्चर वाले चैप्टर में कहा है कि भारत सिर्फ राजाओं और गवर्नमेंट से परिभाषित नहीं रहा है। भारत तो एक यात्रियों का देश रहा है। इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द फुटस्टेप ऑफ इट्स पिलग्रिम्स मच बिफोर दीज कॉन्करर्स केम एंड वेंट। That's एलेक्जेंडर how के समय, sacred geography came into the हाँ, डायनेक की, मैंने उन्हीं को कोट किया है। yeah. तो मेरे हिसाब से अगर इस प्रकार से देखें तो यात्रा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जो हर साल होता है हमारे नवयुवकों के लिए, और बहुत उत्साह का विषय हो जाता है। एक तो ये है, दूसरा हम लोग रोल मॉडल के यहाँ जाते हैं, जैसे कि अरविंद आई केयर गए। अब अरविंद आई केयर विश्व का सबसे बड़ा आई अस्पताल है, उद्यमिता का बहुत मिसाल है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। लेकिन वहाँ जाके हम उनके फाउंडर से प्रश्न पूछते हैं कि आपने 40 साल पहले जब डॉक्टर वी ने शुरू किया, क्या कठिनाइयाँ मिली, क्या आपके डार्क नाइट्स थे। और उद्यमिता सिखाई नहीं जा सकती, उद्यमिता अनुभव से होती है, और अनुभव जैसे NEP में भी आया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो दूसरा है। तीसरा, हम देवरिया जाते हैं, जहाँ पर जागृति का जन्म हुआ, इसके बारे में और बात कर सकते हैं। वहाँ एक बहुत विशालकाय वटवृक्ष है, 120 फुट की छाया है, उसके 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। उसी के तहत हम लोग एक बिज ज्ञान ट्री, उसको हमने बिजनेस का ज्ञान ट्री कहा है, और बनियाओं की वजह से बैनियन उसका नाम पड़ा, पोर्चुगीज़ ने दिया। तो बिज ज्ञान ट्री के तहत हम लोग एक रात वहीं रुकते हैं और वहाँ पर शोध करते हैं कि वहाँ के आसपास के गांव की क्या समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, और उसके लिए हम उद्यमिता से कैसे सोल्यूशन ला सकते हैं। और चौथा जो हमारा एक्सेस ऑफ लर्निंग है, वो हम लोग कुछ पैनलिस्ट लाते हैं। कई बड़े लोग आ चुके हैं, सचिन बंसल, बिनी बंसल, नारायण मूर्ति, उनसे हम लोग ज्ञान लेते हैं ताकि हम लोग जगह जगह जाके कर सकें। तो एक तरह से बहुत प्रेरणादायक प्रयोजन है, हर साल चलता रहा है। 8000 किलोमीटर हर साल हम लोग, 500 तो हमारे अभिभावक होते हैं, 300 सहायक होते हैं, तो 800 लोगों के लिए 8000 किलोमीटर विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा है। 5 देशों में इसका अनुकरण हुआ है। पिछली बार हमने G20 के साथ किया तो 70 लोग बाहर से भी आए। पहली बार हम लोग बनारस गए इस बार, उस बहुत अच्छा रोचक रहा। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से सबको बताना चाहता हूँ कि इसमें अवश्य आवेदन दीजिए। इस बार नवंबर में कर रहे हैं, बड़ी यात्रा है और होती रहेगी। 500 लोग हम लोग तैयार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं उसको कि किस तरीके के लोग एक तो वहाँ पे उस यात्रा में आते हैं, और जो आपको पर्सनली जिनकी स्टोरीज बहुत इंस्पिरेशनल लगती हैं, और कुछ ऐसी स्टोरीज जो यात्रा के माध्यम से, यात्रा में भाग लेके उन्होंने कुछ किया है जीवन में। तो 2 स्टोरीज बताता हूँ। एक तो 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक ऐसे लोग जो CEOs हैं कंपनी के, 10% ऐसे होते हैं। 40% ऐसे हैं जो अभी कुछ उद्यम कर रहे हैं। 40% ऐसे हैं जो उद्यम करना चाहते हैं, और 10% ऐसे हैं जिसको उद्यम का अर्थ ही नहीं मालूम। तो डाइवर्सिटी होती है, और उसमें भी अधिकांश लोग, मेरे साथ 60% मध्य भारत से आते हैं, 10-15% ऊपरी भारत से आते हैं, और 10-15% जो गरीब भारत है उससे भी आते हैं। तो बहुत अच्छा मिक्सचर होता है। सब प्रांतों से आते हैं, लगभग 35 प्रांत और यूनियन टेरिटरीज हैं, और करीब 20 देशों से आते हैं। तो इतना ज़्यादा मिश्रण लोगों का, 500 लोगों का, बहुत ही एक रोचक मतलब विषय है। फॉरेनर्स भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, करीब 30 हम लोग लिमिट करते हैं, 30-40 तक। इस बार हम लोग 70 लिए, कोई G20 के साथ कर रहे थे। तो ये जो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, 15 दिन की कॉन्फ्रेंस ऑन व्हील्स, या हम उसको डावोस ऑन व्हील्स कहते हैं, उसको हम लोग जब करते हैं तो उसमें 2-3 रोचक कहानियाँ बताता हूँ। एक तो जो अपर क्रस्ट है, जब वो सेकेंड टियर से मिलता है तो पहले 1-2 दिन जो अंग्रेज़ी वाले होते हैं ना, वो थोड़े से हावी रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होती है, मैं तो बड़े शहर से आया हूँ, मेरा इतना अनुभव है। दूसरे तीसरे दिन जो हिंदी भाषी है या जो तमिल भाषी है, ऐसा वो थोड़ा सा आगे आता है। उसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक दिन सेल्को हम लोग जाते हैं, कलकेरी एक जगह है हुबली में, वहाँ पहला स्टॉप था। कभी कभी वहाँ जाते हैं, कभी कन्याकुमारी जाते हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर कुछ देखा, उसके बाद हम लोग घूमे प्रांगण में, सेल्को का देखा, और वहाँ पर खाना खा रहे थे। मैं बैठा हुआ था, पूड़ी सब्जी बनी थी, और 2 लड़कियाँ आई मेरे बगल में बैठी, और दोनों बड़ी मतलब बड़ी एक तरह से डिस्टर्ब भी लग रही थी, उत्साहित भी लग रही थी। तो उन्होंने बोला क्या हुआ भाई? तो बोला सर मैं समझती थी कि मेरी समस्याएं हैं। दोनों थोड़े समृद्ध परिवार की थी तो लड़कियाँ। तो बोला अच्छा क्या हुआ?
बोला मैंने आज कल टाइम लाइफलाइन हमने देखी, पहले ही दिन हम लोग जब चलते हैं तो टाइम लाइफलाइन सबसे बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में क्या हुआ। एक ग्राफ होता है, आपके उतार चढ़ाव क्या है, आपका लाइफ क्या है, बड़ा अच्छा बड़ा रोचक होता है, 10 मिनट का। मैं भी करता हूँ अपनी टाइम लाइफलाइन, और लोग भी करते हैं। तो उसमें बोला इस औरत ने, जो कि करीब 27 साल की थी, मुझे बताया कि जब उसकी शादी हुई थी तो वो एनजीओ चलाने के मन में एक एसएचजी ग्रुप खोलना चाहती थी, लेकिन उसके पति और उसकी मदर इन लॉ उसको अलाउ नहीं कर रही थी। तो इसलिए उसको बहाना बनाना पड़ा कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। करते करते 1 साल बाद जब उसका एनजीओ पूरी तरह स्थापित हो गया, तब एक दिन आई वो वापस, और एक दिन उसको बैंक अकाउंट खोलना था, तो 4-5 घंटे के लिए जाना था, तो गई, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिया डॉक्टर से और वापस आई, ताकि उसके परिवार वालों को पता ना चले। तो चुप-चुप करके उसने आज की तारीख में 10,000 महिलाओं को एनजीओ वेस्टर्न यूपी में खोल दिया है। तो ये 2 लड़कियाँ बोली, सर हम लोग की समस्याएँ जो बड़ी थी, इसकी समस्या इतनी बड़ी है और इसने किसी सहायता के बिना भी काम कर लिया। तो इस प्रकार की प्रेरणादायक जो कहानियाँ मिलती हैं, तो एक तो ये रहा। दूसरा एक रोचक कहानी जो शायद मैंने कभी किसी को बताया नहीं है। एक यात्री था, उसका अपहरण हो गया, उल्फा ने कर दिया। ये 2011 की बात है। उसका मतलब किडनैप हो गया उल्फा ने, कुछ समय रखा, फिर वो एस्केप करके वापस आ गया। तो उसकी फिर वो वापस आया यात्रा में, एक ईआरसी क्लब है, तो एक और व्यक्ति था जो यात्री था, तो उसने उसकी कहानी सुनी, सुना बड़ी रोचक कहानी तुम्हारी भाई तुमने, तो उसने एक 45 मिनट की फीचर, तो एक यात्री ने एक और यात्री पे एक फिल्म बनाई 45 मिनट्स की, उसका नाम था वन लास्ट क्वेश्चन, और उसमें बांग्लादेश का बहुत फेमस एक्टर है, उसने काम भी किया था। तो इस प्रकार का एक संयोग भी होता है। और तीसरा मैं कहूँगा कि कई यात्री एक दूसरे से मिल के कंपनियाँ शुरू कर देते हैं, जैसे गेट माई पार्किंग है, चिराग और रसक हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी वहीं स्थापित ऑन द यात्रा मिले, उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप करी। अभी मैं कल मिल के आ रहा हूँ किसी से जिसने इंडिया स्कूल डेमोक्रेसी किया है, एक लड़का है, एक लड़की है जो दूसरे बैच में थी। तो ये 3 अलग अलग हैं। एक तो व्यक्तिगत स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसमें बड़ा मतलब एक मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा, और तीसरी जो फाउंडर्स एक दूसरे के साथ मिल के आगे काम कर रहे हैं, उसकी बड़ी अच्छी स्टोरी। शार्क टैंक पे 2-3 बार आ चुके हैं लोग। अच्छा। हाँ। तो ये तो मतलब इसलिए मेरे को ये यात्रा वाला जो कॉन्सेप्ट, और कुछ तो है ये यात्रा के कॉन्सेप्ट में कि सब लोग यात्रा के पीछे घूम रहे हैं। कि आप पॉलिटिक्स में भी देखिए, कोई भारत जोड़ो अच्छा। यात्रा कोई इधर हाँ। चल रहा है, और यात्रा मतलब हर एक पद यात्रा देखिए आप साउथ इंडिया में, या आप टीडीपी का देखिए, वो तो यात्रा करके ही पूरी पार्टी बनी खड़ी की। तो ये तो मतलब इंडिया में कुछ तो है यात्रा का। आपने तो खैर भारत बाहर की भी बताई है कि कैसे बाहर भी यात्राओं का बहुत, उसको यात्रा नहीं हाँ। बोलते, उसको डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। लेकिन यात्रा का आपको क्या लगता है एज अ कंसेप्ट, क्या है, कुछ तो है इसमें? नहीं देखिए, 2 चीज़ कहूँगा, जहाँ से मैं आता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत देता हूँ, वहाँ से यात्री ही आए हैं। रामचंद्र जी 14 साल यात्रा ही करते रहे, हाँ। वापस आए। बुद्ध भगवान निकले लुम्बिनी से, आए इधर ही, गया में उन्होंने किया, फिर सारनाथ आए, प्रीच किया, फिर वहीं घूमते रहे, और फिर आए तो कुशीनगर में उनका देहांत हुआ, जो मेरे बरगद केसरी 30 मिनट दूर है। और हमारे तरफ के लोग यायावर रहे हैं, घुमक्कड़ रहे हैं, पहले से ही घुमक्कड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे जीन्स में है। और घूमने से 2 चीज़ें होती हैं, आप अपनी जो प्री कंसीव नोशंस का परित्याग करते हैं, आप में जो यहाँ बैगेज है अपने मन में, वो हट जाता है। और दूसरा, जब भौतिक रूप से आप निकल के आते हैं और वापस आने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तभी यात्रा सफल होती है। यात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। कोलंबस की यात्रा क्या थी? कॉन्क्वेस्ट की यात्रा थी। उन्होंने जाके एक कॉन्टिनेंट को कॉन्कर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की ये कुक की क्या यात्रा थी? वहाँ जाके उन्होंने एक वो बनाया। हमारी यात्राएं ऐसी कभी नहीं होती। हमारी यात्राएं होती हैं अनुभव की, कि बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, आप बातचीत करिए, अपने बैगेजेस को खोलिए, अपनी आँखों को खोलिए, अन्य लोगों के साथ वापस आइए जहाँ पर आप हैं। और कई लोगों ने ऐसी यात्राएं की हैं। और एक व्यक्ति हैं जिसके बारे में मैंने बताया, सुधांशु पलसुले, उन्होंने लीडरशिप में ये बताया है कि लीडर्स जो हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स घर में बैठ के नहीं बनते हैं कि आपने अपने पर्यावरण, थोड़ा लीडरशिप हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर तभी होता है जब कोई बाहर जाए, वापस आए। रोज़ा पार्क्स जी, जिन्होंने ब्लैक राइट्स मूवमेंट शुरू किया, वो रहती थी अलabama में, गई मेन, वापस आई, तब उन्होंने ब्लैक राइट्स किया। कुछ हद तक हर क्रांतिकारी यात्रा में जाके वापस आके, अच्छा कई ऐसे लोग होते हैं हमारी यात्रा में, जो आते हैं यात्रा में अपना CV पे लिख देते हैं, हम जागृति यात्रा और स्टैनफोर्ड में अप्लाई कर लिया और चले गए वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 20% ऐसे भी हैं, हमें मालूम है। लेकिन हमें उन लोगों से ज़्यादा प्रेम है, बोलते हैं मैं आया हूँ नक्सल से लड़के, यात्रा में करके वापस जाऊँगा उड़ीसा, वहाँ पर या किसी जगह। तो उस प्रकार का व्यक्ति जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हो, सत्संग करे, सीखे, वापस जाए,
ऐसी यात्राएं मेरे हिसाब से अपने देश को परिभाषित करेंगी। और तीर्थ का मतलब होता है क्रॉसिंग। तीर्थ का मतलब एक न्यू क्रॉसिंग। तो जब कोई यात्रा में जाता है, चाहे वो 4 धाम हो, चाहे किसी यात्रा में हो, तो वो एक नई श्रृंखला को क्रॉस करता है। तो हर समय से यात्राएं प्रेशर भी डालती हैं, एक नए व्यक्ति को जन्म देती हैं। इसीलिए भारत हर समय ह्यूमनिस्ट रहा है। हमने कभी भौतिक रूप से कॉन्कर करने की ज़रूरत नहीं करी। अगर मान लीजिए विजयनगर में हमारा एम्पायर था तो वो आध्यात्मिक था, हमने भौतिक रूप से उतना कॉन्कर नहीं किया। वहाँ यहाँ के एक प्रीस्ट वहाँ गए, वहाँ कंबोडिया में शादी की किसी से, तो कंबोडिया एक तरह से हिंदू हो गया, या थाईलैंड में हुआ। तो किस प्रकार से हम इस भावना को अपने पूरे विश्व में फैलाएं कि सिर्फ भौतिकवाद से किसी का आक्रमण करके उसको नोच खचोट के काम करना ही नहीं, अपने मानसिक दृष्टिकोण से लोगों को जोड़ें। दैट इज़ द ह्यूमनिस्ट राइज दैट इंडिया कैन फॉस्टर। नहीं, ये तो मैं इसमें पूरा विश्वास रखता हूँ कि जो यात्राएं हैं, जैसे जब आदमी अपने घर से बाहर निकलता है, बड़े शहरों में जाता है, तो उसका जो विजन है वो एकदम से मतलब एनलार्ज हो जाता है। तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा मुझे शक लगा, थोड़ा सा ये हेजिटेशन था कि जो आपका आइडिया है फ्रॉम द टाइटल मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, और जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगा आप बात कर रहे हैं कि गांव की तरफ जाना है, और जो गांव है और जो छोटे शहर हैं, मेरा ये था कि वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। अगर मतलब लोगों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ के जाके यूएस में जाके, वो कल्चर का फ़र्क है। जब बड़े शहरों का कल्चर है वो एक अलग कल्चर है, वहाँ पे इंसेंटिव है, आपको सोचने का, बड़ा सोचने का और करने का आपको सहूलियत है। वो शायद गांव में, और वो अभी कल्चर नहीं है। तो जब आप ये बात करते थे कि भाई आप वहाँ पे जाइए टायर 2 टायर 3 टाउन्स और गांव में, तो ये आप भी, मैं चाहूँगा कि आप भी क्लियर करें कि ये वो वाला नहीं है। आपका आइडिया सिर्फ वो नहीं है कि जो गांधी जी का जो आइडिया था सिंपल, कि भाई गांव में बसता है भारत और वहीं चरखा कातना है, वही नहीं है। उस वहाँ के कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि वहाँ के लोग भी शहरों जैसे वहाँ पे भी वो उस तरीके की सोच बने, उस तरीके का कल्चर बने। तो थोड़ा सा मैं आपके आर्गुमेंट से अलग हूँ। अधिकांश चीज़ें आपने जो कही वो सही हैं। कि मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप चले जाइए स्वदेश की तरह और गांव में बैठ जाइए और वहाँ पर मतलब कुछ करिए। मैं समझता हूँ गांव का भी, जैसे देवरिया का ही मैं देखता हूँ। देवरिया में मेरा ये लक्ष्य है कि देवरिया का जो कस्बा है, टाउन है, अगर देवरिया की पूरी पॉपुलेशन देखें लगभग 40 लाख की है लगभग, उसमें सिर्फ 15% एक शहर में रहता है, अन्यथा ग्रामीण है। तो इसका मतलब नहीं कि देवरिया आज की तारीख में बड़ा नहीं हो पाएगा। तो देवरिया का शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कोयम्बटूर अब शहर बन गया है क्योंकि उसका शहरीकरण पर्याप्त मात्रा में हुआ। लेकिन हम लोग को ये एक नैरेटिव दे दिया गया जो अधिकांश यूनाइटेड स्टेट से आया कि बड़े बड़े शहर बसाओ। बड़े बड़े शहर एक कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है। वो कल्चर है कि मैं इंडस्ट्रियल बन जाना चाहता हूँ, कार्टीजियन बन जाना चाहता हूँ, भौतिकवाद में विश्वास करता है। लेकिन हमारा कल्चर, कुछ हद तक जर्मनी का भी कल्चर, मैं उस पर आऊँगा, हम ये समझते हैं कि अगर मैं अपने देवरिया के आसपास भी रहूँ, देवरिया चला जाऊँ, सुबह में अपना काम करूँ, वापस आ जाऊँ, या आज़मगढ़ है, या मान लीजिए हरदोई है, या ऐसे कोई शहर है, तो बॉम्बे को शंघाई बनाना उतना आवश्यक नहीं जितना देवरिया को नया देवरिया बनाना है। और ऐसे कई ऐसे शहर हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि सिर्फ एक गाँव में जाके वहाँ पर परिवेश में रहना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा तो लक्ष्य है कि अपने भारत में जो छुपी हुई ऊर्जा है उसको जगाना है। लेकिन फिर मैं दूसरी बात कहूँगा जो आपकी बात से थोड़ी भिन्न है, कि वहाँ का कल्चर सजग है। हम लोग को उस कल्चर को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वह कल्चर पर्यावरण के साथ रहता है, वो कल्चर फैमिली में बिलीव करता है, वो कल्चर कम्युनिटी में बिलीव करता है, और कुछ हद तक वो कल्चर डिविनिटी में भी बिलीव करता है। और पाश्चात्य सभ्यता जो हमें पढ़ाई गई है, और जॉनथन हेड को मैंने कोट किया है, वो ऑटोनॉमी बिलीव करती है, मैं और मैं। लेकिन हमारे यहाँ के मैं तो हूँ, एक है एथिक, दूसरा है मैं और आप भी हैं, या ट्राइब है, या एक कास्ट है, या एक विलेज है, या एक कम्युनिटी है, और आप मैं के साथ एक भगवान भी है। अब उसको अन्य लोग अलग, मैं व्यक्तिगत रूप से ब्रह्म को मांगता हूँ, हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। और मैंने इसमें सैंटियागो थ्योरी के बारे में बात करी है, जो आधुनिक थ्योरी है, वो भी बोलती है कि एक मैटर और माइंड का जो डिफरेंस है वो गलत है, वो कार्टीजियन ने बनाया। हम लोग कनेक्टेड हैं बहुत तरीके से, और हमारे धर्मों में यही कहा गया है। तो मैं बहुत आध्यात्म में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन उसका सरल आंसर ये है कि हम लोग टियर 2 टियर 3 जिलों और टाउन्स में भी जाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में जाएं। मैं इस विचार से गांधी जी को कि आगे अब 150 साल हो गए तो हम लोग को उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे 750 ज़िले हैं, हमारे 750 ज़िलों पे किसी की निगाह नहीं जाती है,
अभी जब इलेक्शन आता है तो चली जाती है, जब इलेक्शन की काउंटिंग हो जाती है तो वापस आ जाती है। वहीं पर हमारी सरकारें बनती हैं, वहीं गिरती हैं। अधिकांश भारत वहीं है, 58% भारत टियर 2 टियर 3 में है। और वहाँ की ऊर्जा को संगठित करके हम लोग आगे ले जाएंगे। हर व्यक्ति वहाँ तैयार है आज की तारीख में। और ये भी बात सही है कि कई पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर हमें गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी अधिकांश भारत 80 करोड़ लोग, जो कि विश्व की 10% पॉपुलेशन है, 80 करोड़ लोग, वो तैयार हैं एक नई मंत्र से, वो उद्यमिता का मंत्र है। नहीं, जो मैं कल्चर की जो मैंने बात की वो उस सेंस में की कि वहाँ पे अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो इंडिविजुअलिज्म भारी है, लेकिन उसमें कहीं नेचर पीछे छूट जाता है और उसके दुष्परिणाम तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, उसमें नेचर ज़्यादा हावी है, तो उसमें हमारा दूसरी तरह का बैलेंस है। लेकिन जब दूसरे वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं, उनके वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के काम वो लोग कर रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल रेन हुआ, मार्स पे जाना हुआ, या और तरीके के साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हैं जो फोकस्ड हैं नेचर को कंकर करने पे। जैसे एक आइडिया अभी चल रहा है कि सन को कैसे ब्लॉक करके क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना है। तो इस तरीके के जो आइडियाज़ हैं उसमें फोकस जो है वो ये है कि हाउ यू कैन कंक्योर द नेचर इटसेल्फ। तो उसकी वजह से जो भी इनोवेशंस हुई हैं, जो आज भी हम देख पा रहे हैं, वो सारे उस माइंडसेट की वजह से हुई हैं। और हम जैसे जो बात करते हैं वो थोड़ा उसमें नेचर ज़्यादा हावी रहता है। तो मतलब ये बैलेंस इस तरीके का हो कि वो इनोवेशन को सफ़र ना करे, हम्म। क्योंकि फिर वही हम फिर पीछे रह जाएँगे और फिर कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का बात करने नहीं, तो इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि इनोवेशन 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो है जो कि भौतिक इनोवेशन है, जिसमें पश्चिम ने बहुत किया है, क्योंकि वो गए पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को कॉन्कर किया, और यूनाइटेड स्टेट्स की ही भौतिकवाद की सभ्यता आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन में परिवर्तित हुई। हमारी सभ्यता हर समय पीपल ओरिएंटेड थी। में। हमने अध्यात्म को समझा, हमारे गुरुओं ने अपने अंतर्ध्यान किया। और आज की तारीख में अगर आप देखें, हमारे भारतीय लोग कल बोलते बहुत कंज्यूमरिस्ट नहीं है, क्योंकि उनमें अलग तरह की संभावना है, सर्विस इकोनॉमी ज़्यादा है। कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सर्विस इतनी क्यों है? अरे भाई क्यों है? क्योंकि हमारे पास 1/3 लैंड मास है, 3 गुना हमारे लोग हैं। अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो एक सर्विस इक्वेशन होता है। तो हम लोग सर्विस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और हम लोग एक तरह से कम्युनिटी में बिलीव करते हैं, फैमिली में बिलीव करते हैं, कुछ हद तक भगवान में बिलीव करते हैं, डिविनिटी में बिलीव करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग अपनी मॉडर्निटी को, जिसके बारे में मैंने अंत में जाके एक अलग अध्याय भी लिखा है, पाश्चात्य मॉडर्निटी से नहीं, भारतीय मॉडर्निटी को परिभाषित करें, तो अपनी ही संस्कृति में झाँकेंगे तो बहुत उपलब्धियाँ मिलेंगी। एक तो पर्यावरण से हम लोग साथ हैं। डिसेंट्रलाइज़ वे में अगर हम लोग अपनी जीविका करेंगे, तो उसमें भी पर्यावरण को उतना मार नहीं हो रहा है। और मेरे हिसाब से हम लोग एक-दूसरे के साथ रहने की जो संज्ञान है, जो कि एक तरह से ब्रह्म से हमें मिलती है, कि हम कनेक्टेड हैं। मैं अपनी फैमिली से कनेक्टेड हूँ, अलौकिक रूप से। मैं और मेरे पिताजी, माताजी में, या मेरे भाई-बहनों में एक अलग संबंध होता है। या मेरे में और मेरे, जहाँ मैं जिस गाँव में रह रहा हूँ, वहाँ में एक मुझे अलग ऊर्जा मिलती है। तो इस ऊर्जा को समझें। मेरे पास सब मतलब इसे कहते हैं आंसर्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप उस भारत में जाएँगे तो अपनी सभ्यता को पहचानेंगे, क्योंकि जो पाश्चात्य सभ्यता है उसने टॉप को कॉन्कर कर लिया है। और अभी देश को ही नहीं, पूरे विश्व को एक अलग प्रयोजन की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व अभी समझ नहीं पा रहा है कि कैसे पर्यावरण को हम लोग काबू कर पाएँ। और उसकी जो असली जो समस्या का समाधान मेरे हिसाब से भारतीय संस्कृति में है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम सही सब चीज़ सही कर रहे हैं, कई चीज़ें हमें भी अच्छी करनी है। हाँ, अगर आप देखें हाँ, कि सबसे ज़्यादा हवा, पानी कहाँ का खराब है? हमारा ही खराब है। अमेरिका में तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बोला जाता है कि हवा भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है। यहाँ पे दिक्कत है मेन तो। और नहीं हम तो बात करते हैं कि भई हम पर्यावरण प्रहरी से, हैं एनवायरनमेंट के। हाँ, नहीं तो उसका देखिए 2 कारण हैं। एक तो आप दिल्ली और मुंबई की बात कर रहे हैं। अगर आप बरपार में आएँगे, आपको पर्यावरण बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हुँ, वहाँ पर अधिकांश भारत रहता है। 60% भारत वहीं रहता है। तो जो हम लोग सफ़र करते हैं, वो एक एक्यूआई एटसेट्रा वो यहाँ की है। ये अलग बात है कि मान ली परेली चलाना किसी गाँव में, उससे प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ समस्याएँ नहीं हैं, लेकिन इतनी भीषण नहीं है। एक तो ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आप औसतन CO2 पर कैपिटा दें, तो भारत का औसतन CO2 है 2 टन। हुँ, चाइना का है 8 टन, यूनाइटेड स्टेट्स का है 15 टन, और वो यूनाइटेड स्टेट्स 20 टन से घट के 15 टन हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोलर वगैरह का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो पर्यावरण में सबसे बड़ी मेरे हिसाब से उपलब्धि और संभावनाएँ भारत जैसे देशों की हैं, कि कैसे हम लोग 2 टन से वो 8 टन, 10-20 टन तक न जाके फिर उधर जाने की कोशिश करें। हम लोग ड्रिल थ्रू द माउंटेन करें, CO2 माउंटेन।
तो ये संभावना हमारे पास है और उसके लिए आप ये वेस्टर्न लेड सिटीज़ में जाके आप सॉल्यूशंस ढूँढेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो कॉपी कैट सॉल्यूशंस हैं। हुँ। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या बिना बड़े शहरों के, बिना प्रोडक्शन सेंटर्स के जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं तो आपको मतलब बहुत बड़ा एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोगों के लिए फैक्ट्रीज़ में लोगों के लिए घर भी बनाने पड़ेंगे, उनके लिए रोड भी बनाने पड़ेंगे, तो वो शहर का तो स्वरूप ले ही लेगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या गाँव में रह के या टायर 2, टायर 3 टाउन्स में रह के क्या हम यूएस को, चाइना को कम्पीट कर सकते हैं जो इकोनॉमिकली ठीक है अगर हम हो सकता है कि हम उद्यम अच्छे बना लें, अपने शहरों को अच्छा कर लें, बहुत अच्छी सड़कें बना लें, एनवायरनमेंट अच्छा कर लें। लेकिन जब तक हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे, इनफ प्रोड्यूस, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड, तब तक वो इकोनॉमिक हेफ्ट नहीं आएगा, तब तक वो मिलिट्री हेफ्ट नहीं आएगा, तब तक हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे कुछ। तो क्या वो प्रोडक्शन जो मासिव प्रोडक्शन जो चाहिए हमको वो कैपेबल बनने के लिए, क्या वो गाँव में टायर 2, टायर 3 टाउन्स में हो सकता है? या मतलब वो स्केल का अपना वो होता है ना कि स्केल जब होता है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, अर्बनाइज़ेशन है, तो वो एक स्केल का एक उसको कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट है। तो क्या वो गाँव में और इन शहरों में छोटे कस्बों में पॉसिबल है वो सब करना, अचीव करना? इंडिया को जैसे मान लो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है अगले 30 साल में, तो क्या वो पॉसिबल है गाँव से, शहरों से, इन कस्बों से, छोटे कस्बों से? या फिर वो कैसे कम्पीट करेंगे अगर हम बड़े शहरों में उस स्केल पे हम चीज़ें नहीं बनाएँगे तो? देखिए शहरीकरण आवश्यक है, लेकिन शहरीकरण हम लोग को जर्मनी की तरह करना चाहिए, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरह। वहाँ पे क्या वहाँ पर अंतर है? क्या है कि 10 बड़े शहर हैं, मान लीजिए, और मान लीजिए 25 छोटे शहर हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप गाँव में जाके सब चीज़ करें। एक तो ये मैं कहूँगा, हुँ, विकेंद्रीकरण अगर आपको सीखना है, और जर्मनी भी उतना विकेंद्रित नहीं है, जितना हम लोग को होना पड़ेगा। हम लोग को तो 1.4 बिलियन पीपल हैं, तो हमें और भी विकेंद्रीय करना पड़ेगा। एक तो ये है कि अगर आपको, मैं नहीं समझता हूँ कि शहरीकरण नहीं संभव है, लेकिन शहरीकरण अगर करें तो 2700 जो हमारे छोटे शहर हैं, उनको करें। ये नहीं कि आप दिल्ली को और बड़ा बना रहे हैं, मुंबई को और बड़ा बना रहे हैं और प्रदूषण हो रहा है, एक तरह से वो हो रहा है। और उसका कारण ये है कि आज की तारीख में अगर आप देखें पूरे विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, क्या वो इंडस्ट्रियल हैं? नहीं। एप्पल देखें क्या इंडस्ट्रियल है? नहीं। अमेज़न देखें इंडस्ट्रियल नहीं। आप माइक्रोसॉफ्ट देखें इंडस्ट्रियल नहीं। तो वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का जो सत्र था, वो 40 साल पुराना था, जब जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर कंपनी सबसे बड़ी कंपनियाँ होती थी। आज की तारीख में तो सर्विस, टेक्नोलॉजी जिसमें भारत की प्रमुखता है, उतना प्रमुख नहीं है अभी, जितना होना चाहिए। अभी एआई वगैरह आ रहा है, अभी उसमें हम लोग लैगर्ड्स हैं। लेकिन मान लीजिए अगर उस पे हम जोर दें, तो ऐसा नहीं कि आपको इंडस्ट्रियलाइज़ेशन से करना पड़ेगा, आपको मानव साधन से करना पड़ेगा। वो आप किसी भी छोटे शहर में भी कर सकते हैं और हो भी रहा है। कोविड ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई जयपुर जैसी जगह में, मेरे जो नेबर है वो जाके रहे थे 2 महीने 2 साल के लिए, रिलायंस के लिए काम कर रहे थे भई, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं अपने माता-पिता के साथ था। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग को कई अपने संसाधन को आगे लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। हुँ, अब एग्रीकल्चर को पूरी तरह त्याग देंगे और एकदम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के भागने लगेंगे, जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ही खत्म हो रहा है। आज की तारीख में अगर आप एक मर्सिडीज़ बेंज का कार देखें, तो उसका अनुपात देखेंगे तो 40% उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। हुँ, वही चीज़ 20 साल पहले देखते तो 10% इलेक्ट्रॉनिक्स था, अधिकांश वो इंडस्ट्रियल था। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो हमें आगे की तरफ देखना पड़ेगा, एक तो ये। दूसरा, अगर ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना है हम लोग को, तो हम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के नीचे ना आएँ। हम लोग पहले से ही ग्रीन इकोनॉमी की तरह है, और ग्रीन इकोनॉमी बड़े शहरों में नहीं है। तो बड़े शहरों में तो वही अनुकरण है, जो बड़े शहरों का उसका है। तो जर्मन मॉडल को ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, और जर्मन में एक और चीज़ करी। एक बहुत बड़े उनके चांसलर थे, लुडविग एरहार्ड, 1948 में थे। उन्होंने जब आया तो उन्होंने न तो बहुत बड़े पूंजीपतियों का समर्थन किया, न तो अति गरीब का, उन्होंने मध्य का समर्थन किया। हुँ, तो आने वाले समय में हम लोग को भी उस मध्य का समर्पण करना पड़ेगा, ताकि हमारी इकोनॉमी अगर 30 ट्रिलियन की होती है तो इंक्लूसिव होए। ये ना हो कि कुछ लोग हथिया लिए हैं। अगर हम लोग मध्य पे करेंगे तो अधिकांश लोग छोटे-छोटे कंपनियाँ खड़ी करके बड़े करेंगे। तो छोटी कंपनी खड़े करने के लिए बहुत बड़े शहर की आवश्यकता नहीं है। कुछ बड़े शहर रहेंगे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ध्वस्त करना पड़ेगा कलकत्ता को या मुंबई को या इनको। तो ये मेरा मानना है कि शहरीकरण आवश्यक है, लेकिन शहरीकरण डिसेंट्रलाइज़ हो सकता है। नया देवरिया एक उसकी मिसाल है। ऐसे कई ऐसे शहर हैं, हुँ, और वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी होगा, लेकिन सर्विस इकॉनमी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर को भी हमको साथ लेके चलना है, तो हम अंधाधुंध कॉपी पेस्ट ना करें। और यही हो रहा है बड़े शहरों में, जो मैं देख रहा हूँ कि हम लोग, अच्छा क्या है, कॉन्डोमिनियम बन रहा है दुबई में, तो हम वैसे बनाएँ। अरे भाई, दुबई इतनी अलग जगह है, हमारी परिस्थितियाँ इतनी अलग हैं, हमारे पास कोई ऐसा वेल्थ नहीं है। हम लोग को अपने मानव संसाधन को यूज़ करना है। ऑटोमेशन में भी
10 साल पहले एक फैक्ट्री बनी थी डाइमलर बेंज की $2 बिलियन चेन्नई में, हुँ, उसमें 50 लोग काम कर रहे थे। वही फैक्ट्री 20 साल पहले बनी थी, तो हुँ, उसमें कम से कम 500 लोग काम करते थे। तो ऑटोमेशन की तरफ से आज की तारीख में इंडस्ट्रियलाइजेशन में उतनी वो नहीं है कि ऐसा कि मानव संसाधन उसमें यूज़ हो सके। अंत में एक और फिलोसॉफ़िकल बात कहूँगा कि जो भी तंत्र, जो भी परितंत्र यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया है, वो इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है। हुँ, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का अर्थ है कि मैं भौतिक से क्या और चीज़ खाऊँ, पीऊँ, अपने अपने पेट को भरूँ, बड़ी गाड़ी चलाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। हमारे यहाँ हर समय हमारे अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में परस्यूट ऑफ मीनिंग पे ज़्यादा अर्थ है। हम हुँ, अर्थ अपने आप को कैसे देते हैं, अपने मन को कैसे शांत रखते हैं, एक-दूसरे के साथ कैसे अच्छा संवाद करते हैं। इतना बड़ा देश है, अगर आप इसको ब्राज़ील की तरह कंपेयर करें, ब्राज़ील में इतना ज़्यादा क्राइम है, हमारे यहाँ उतना क्राइम नहीं, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक हुँ, समाज में एक ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ क्राइम नहीं है, हमारे यहाँ भी कई क्राइम है, उसको हटाना चाहिए। लेकिन कुछ हद तक हमारे में एक सामाजिक समरसता है और उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए परस्यूट ऑफ मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और विश्व भी घबराया हुआ है कि एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में हमने पूरे विश्व का विनाश ही कर दिया, अपने प्लैनेट का, मदर अर्थ का विनाश ही कर दिया है। ये कब हुँ, तक चलेगा? तो हम लोग को परिभाषा भी चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से भारत ही एक ऐसा जगह है जहाँ जीडीपी ठीक है, वो अलग बात है जीडीपी रहे, लेकिन जीईपी ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट भी लेना चाहिए। मैं अभी ग्रॉस हैप्पीनेस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ अर्थ का एक अलग मीनिंग होता है। अर्थ में संघर्ष होता है। अर्थ में ये नहीं कि आपने जाके बीच पे बैठ गए, हैप्पी हो गए। हैप्पीनेस ऐसी क्षणिक होती है। कुछ 1-2 हफ्ते के लिए रहती है, उसके बाद चली जाती है। मीनिंग में संघर्ष होता है, जो मैंने अपनी यूथ वाले चैप्टर में बताया। आज के लड़कों-लड़कियों को संघर्ष की आवश्यकता है, उससे उनको मीनिंग मिलती है। सत्संग से मीनिंग मिलती है, स्टोरी टेलिंग से मीनिंग मिलती है, ट्रांसेंडेंस से मीनिंग मिलती है। जब हम लोग अपने जागृति यात्रा में जागृति गीत गाते हैं, जिसमें सब लोग 500 लोग डांस करते हैं एक साथ, उनको मीनिंग मिलती है। उसमें अर्थ मिलता है उनको। तो इस प्रकार से कैसे अर्थ को परिभाषित करें? पाश्चात्य में अर्थ का मतलब है भौतिक, बड़ी गाड़ी, बड़ा गाड़ी, उससे उससे पूरे विश्व का विनाश हो रहा है। हमारे अर्थ में क्या है? मेरे से और आपके बीच में अच्छा संवाद हुआ, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसमें भी मीनिंग होती है। संत महात्माओं ने हमें यही सिखाया। लेकिन इसमें उस स्थिति पे पहुँचने के लिए जैसे क्योंकि आपने अध्यात्म की बात की तो जो चैलेंज हम देख पा रहे हैं जो एस्पिरेशन है आज भी अगर कोई टायर 2 टायर 3 टाउन्स में रह रहा है तो उसका भी एस्पिरेशन है दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। एटलीस्ट जब युवा रहता है हो सकता है 40 साल में वो सोचे कि मैं अगर इक्वली तनख्वाह मिल रहा है तो मैं घर पे रहूँ। तो एक शायद ऐज के बाद थोड़ा कम्फर्ट चाहता है आदमी अपना अपने होम टाउन का। बट जो 20 साल का युवा है, 22 साल का युवा है, उसको ऐसा क्या नहीं मिल रहा है हमारे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि छोटे कस्बों में और गाँव में उसको क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, वो एस्पेक्ट्स हैं जो वो चीज़ करना चाह रहा है, वो विज़न उसको नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो ये सारी बातें हैं, ये जो जो सर्च है मॉडर्निटी की इंडिक मॉडर्निटी जो हम बोलते हैं, भारतीय आधुनिकता हम जो खोज रहे हैं मुझे लगता है कि उसमें हमको काफ़ी जो आपने लिखा है कि वेस्टर्न मॉडर्निटी और ये एक द्वंद्व है कि हम किस तरफ जाएँ। जो आज हावी लग रही है वो तो वेस्टर्न मॉडर्निटी लग रही है। आज लोग मीनिंग ढूँढने के लिए मंदिरों में उतना नहीं जा रहे हैं जितना मॉल्स में जा रहे हैं। मैं तो लिखता हूँ कि मॉल्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स अगर आप देखें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आप देखिए कोई भी मॉल पे देख लीजिए सैटरडे संडे को आपको इतनी भीड़ मिलती है कि वहीं पे ट्रैफिक जाम हो जाता है उसके अंडरग्राउंड। तो ये एक हमको एक प्रयास है उसमें लगेगा समय शायद हमको अपनी मॉडर्निटी ढूँढने में। लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा रोल जो आपने भी लिखा है कि वो कहीं न कहीं युवाओं का और महिलाओं का 2 कोहोर्ट्स जो आपने आइडेंटिफ़ाई किए हैं। इसका इस पे थोड़ा प्रकाश मैं चाहूँगा कि आप डालें हुँ। कि युवाओं का और महिलाओं का ये 2 स्पेशल क्यों हैं इस मिडल इंडिया में? हुँ। तो देखिए, अगर युवाओं से शुरू करें और आपकी एस्पिरेशन की बात को मैं लेके चलूँ, तो एस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही मंत्र पढ़ाया गया है कि पाश्चात्य सभ्यता सुप्रीम है। लुई वितौं बैग हमारे बैग से ज़्यादा अच्छा है, या ये है। और इसमें बहुत बड़ा एक तरह से प्रकल्प है वेस्ट का कि अपने को बड़ी अच्छी तरह बखूबी एडवर्टाइज़ करता है। एडवर्टाइज़मेंट इंडस्ट्री है। मैं इसको नहीं कहना चाहता हूँ कि उसको काटना चाहिए कि भई अच्छा लुई वितौं बैग नहीं खरीदो। मैं तो कहता हूँ हम अपना एक मूंज का बैग बनवाएँ, जो हमारी सभ्यता का है। तो मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि हम लोग अपनी सभ्यता को भी इन्वायरमेंटल परिप्रेक्ष्य से लॉन्च करें फिर से, क्योंकि उसकी उस समस्याओं का समाधान सिर्फ ईएसजी से नहीं होगा,
कि मैंने बहुत बड़ी कंपनी खरीद दी, अब मैं थोड़ा-थोड़ा ईएसजी कर रहा हूँ। बहुत ग्रीन वॉशिंग हो रही है पूरे वेस्ट में, क्योंकि उनकी पूरा ऑपरेटिंग मॉडल ही गलत है। उनका ऑपरेटिंग मॉडल ही कॉन्क्वेस्ट पे बेस्ड है। जिन्होंने पिछले 200 साल, 300 साल से जब से कार्टेशियन लिनियरिटी आई, कॉन्क्वेस्ट पे किया। वो चलता रहा जब तक अब समस्या आ गई प्लैनेट की, सब लोगों ने देखा भाई क्या चक्कर है। अब उसको धीरे-धीरे इंक्रीमेंटली सॉल्व कर रहे हैं। आइंस्टीन ने बोला है, द सेम tools and techniques which created the problem will hardly create the solution. That is what is happening. कि जिस कुंजी की चाबी, जिस लॉक की चाबी उनके पास है, वो गलत कमरा ही है। हमारे पास असली चाबी है, मेरे हिसाब से। अब उसको हम कैसे प्रकाशित करें? तो अब आते हैं पॉजिटिव पे। तो यूथ को अगर हम मोटिवेट करें पहले से ही, जैसे कि मैं आईआईटीयन हूँ, आईआईटी दिल्ली का मैं छात्र रहा हूँ। तो आईआईटी दिल्ली में सच पूछिए 4 साल में रहा। मुझे एक दिन एक हमारे बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर हैं, वो बाहर ले गए। उसमें मैंने उसका लिखा है। मुझे असली भारत से कभी किसी ने वाक़या ही नहीं कराया, मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। अगर मुझे देवरिया जैसे जगह पे, जहाँ से मैं आता हूँ, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को लेके जाने का मौका मिलता, या मैं पहाड़ों में चला जाता जैसे प्रोफ़ेसर धर जाते थे, तो मुझे असली भारत की चुनौतियों का सामना करता। तो एक तो हमारी शिक्षा प्रणाली को हमें बदलना पड़ेगा, हमें उसको एक्सपीरियंशियल करना पड़ेगा, और एनईपी इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो यूथ को पहले से ही ट्रेन करना पड़ेगा कि अपनी वास्तविक समस्याओं से, समाज से जुड़िए। सिर्फ पढ़ना या रटना ये एक अलग बात है, एग्ज़ाम पास करना भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ-साथ एक्सपीरियंशियल करें। और मैंने इसके तहत एक नेशनल उद्यमिता कोर जैसे एनएसएस है, उसका भी प्रस्ताव रखा हाल ही में। 12 जनवरी हमारे विवेकानंद जी का जन्मदिवस था, उसी दिन। दूसरा, युवा परिवर्तन का चिन्ह है, लेकिन अभी परिवर्तन एक अलग तरीके से परिभाषित है। परिवर्तन का मतलब प्रोटेस्ट। मैं किसको हटा के अपनी बात रखूँ? नहीं, हम समझते हैं परिवर्तन का अर्थ है कि सकारात्मक सोच से, प्रोटेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट मैंने कहीं कहा था, बट बिल्डिंग इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। और बिल्डिंग करने में समस्याएँ आती हैं पहले। प्रोटेस्ट तो आसान है, फेसबुक गया, लाइक और डिसलाइक कर दिया, हो गया मेरा प्रोटेस्ट। या मैं गया आज़ाद मैदान में कैंडल जला दिया, हो गया मेरा प्रोटेस्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ की स्वास्थ्य की समस्या को सुलझाना 4-5 साल का प्रक्रिया है। लेकिन जब पहला 1-2 साल हो जाता है, आपको समर्थन मिलता है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें अलग मीनिंग आती है। जो संघर्ष की बात करी कि पहले संघर्ष आता है, फिर मीनिंग मिलती है जब आप लोगों को देखते हैं लाभान्वित। तो इस प्रकार की चेतावनी अगर हम लोग प्रोत्साहन करें अपने लोगों को, तो हमारी सबसे बड़ी युवा आबादी है पूरे विश्व में और पूरे इतिहास में, विश्व के इतिहास में। चाइना में भी 464 मिलियन पीपल वर नेवर देयर बिटवीन द एज ऑफ रफली 18 टू 34, और 380 और पीपल आर देयर बिटवीन 15 टू 24 राइट नाउ, और 28 आई थिंक। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग रिसोर्स पूल। और युवा बाय नेचर चेंज ओरिएंटेड होता है। बाय नेचर वो बोलता है मैं भविष्य में विश्वास करता हूँ। तो उसको कैसे प्रोत्साहित करें कि समस्याओं का समाधान करें, ताकि वो प्रोटेस्ट से बिल्डिंग की तरफ जाए। अब महिला पे आते हैं। महिला मेरे हिसाब से बहुत बड़ी हिडन एनर्जी हमारे अंदर है, और हमारा देश ही महिला से परिभाषित होता है। भारत माता से चाहे देखिए, चाहे शक्ति की परिभाषा हो। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि हम लोगों ने अपनी महिलाओं को कई कारणों से मतलब घर में ही रखा है। उनको घर में तो आवश्यक ज़रूरत है, क्योंकि एक हिडन जीडीपी की बात होती है। घर में जो पालन-पोषण होता है बच्चों का, वो भी आवश्यक है। मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मेरी माता ने उसमें प्रयास किया, और कई लोगों ने, जैसे विवेकानंद ही अपने माता को बहुत जानते थे। शंकराचार्य, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, वो गए अपनी माता, जब उनका उनका निधन हुआ तो गए वापस, क्योंकि वो इतने घुमक्कड़ थे, इतने सालों से घूम रहे थे, तो उनके लोगों ने बोला आप अब क्यों आए हैं? जब उनके आप क्यों, लेकिन उनकी माता से बहुत उनको प्रभावित होते थे। तो माताओं और बहनों ने, और मेरे हिसाब से हमारी वाइफ़्स ने, मेरी वाइफ़ बहुत अच्छी एक नृत्यांगना है। इन लोगों ने किस प्रकार से कल्चर को सुदृढ़ रखा। ये कभी मध्य भारत को छोड़ के ट्रेन पकड़ के पुणे, मुंबई, चपरासी के जॉब करने के लिए नहीं गई हैं। ये लोग वहीं रहती हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैंने इनको बैलेंस शीट बिल्डर्स कहा है, और मैं इनको प्रॉफ़िट एंड लॉस पीपल कहा है, आपने देखा होगा। इसका क्या मतलब है? यदि ₹100 आप महिला को दें, तो बच्चे की पढ़ाई, लिखाई, पालन-पोषण में, ₹100 पुरुष को दें, औसतन रूप से ₹20 पान-बीड़ी तक तंबाकू में चले जाते हैं। तो कैसे हम लोग महिलाओं को सशक्त करें, और इसके लिए जो पार्लियामेंट्री बिल आया है, जो मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं उनको देखता हूँ कैसे वो आगे बढ़ रही हैं। हर चीज़ में वो, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते हैं, बैलेंस शीट वो भी बनाते हैं। दोनों, ऐसा नहीं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस बिहेवियर महिलाओं में भी होता है। लेकिन अधिकांश महिलाएँ छोटे गाँव शहरों की देश बनाने के लिए अपने स्वाभाविक रूप से, पर्यावरण के साथ भी, जो मेरा बरगद का वृक्ष है, उसके इर्द-गिर्द धागा पुरुष नहीं बाँधते हैं, तो महिलाएँ बाँधती हैं। तभी वो 300 साल से खड़ा हुआ है। तो किस प्रकार से महिला प्रधान हम लोग अपने देश को लाएँ, ताकि दोनों टाँगों पे पैर देश चल सके।
अभी हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 24% है, विश्व का 48% है, एग्जैक्टली आधा। बांग्लादेश का 36% हो गया है। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब 24% महिलाएं काम देखती हैं, 75 से ज़्यादा प्रतिशत महिलाएं काम ही नहीं खोज खोज रही। और ये एक और विडंबना है कि रूरल क्षेत्र में ज़्यादा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अर्बन क्षेत्र में कम है। जो मुफस्सिल शहर हैं उसमें कम है। कैसे इसको हम लोग अच्छी तरह सजाएं, और बहुत प्रतिभा है और सकारात्मक प्रतिभा है। और यात्रा में भी मैंने देखा है जो 40% महिलाएं आती हैं हर साल, 2 साल 50% थी, उनकी भी जो वाणी है, उनकी जो सोच है, बहुत बैलेंस शीट ओरिएंटेड है। ये जो आपने बात की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, युवाओं की भी और महिलाओं की भी, क्योंकि वही एक कह सकते हैं कि आधा काम तो अगर हमने यहाँ पे ठीक कर लिया, तो देश एक अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है। और जब हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, हमको पता है कि अगर हम उसी डायरेक्शन में चलते रहे, जो वेस्टर्न मॉडर्निटी वाला है, तो हम उसी रास्ते पर पहुँचेंगे, उसी मंजिल पर पहुँचेंगे जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आज वेस्ट देख रहा है, ब्रोकन फैमिलीज़, ब्रोकन सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो, तो वो सारा का सारा जो करप्शन है, मोरल करप्शन जो है सोसाइटी में, वो हम भी उसी में जा रहे हैं। तो एक इतना तो क्लियर है कि वो रास्ता 100% सही नहीं है। अब हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसमें हम कितना अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन करके उसको अच्छी डायरेक्शन में और अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा नहीं, चैलेंज है। इसमें मैं आपके विषय को कही कहता हूँ कि अगर वो रास्ता नहीं सही है, तो हमारा रास्ता क्या है और हुँ, उसको कैसे मार्ग प्रशस्त करेंगे, इस पे हमें परिश्रम करना पड़ेगा। बिल्कुल। कई ऐसे लोग हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारा इतिहास बड़ा ज्वलंत था, हमने ये हुँ, किया था ऋग्वेद में। मैं उन लोगों से असहमत हूँ। अगर वो किया था उस समय, तो अगले आइए 25 साल में मिल-जुल के अपना भी परिश्रम करें। हुँ, ये जो हम अलग रास्ता बनाने के लिए किसी झाड़ी में अगर जाते हैं, तो मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है, कांटों को हटाना पड़ता है। ये हुँ, नहीं कि अपना रास्ता खुल जाता है, तो खोलने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को, जो मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैंने किताब में भी लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा अमृतकाल का 25 साल का जो वचन है, उससे मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ कि आइए मिल-जुल के करें, क्योंकि ये आखिरी समय है। जो लोग बोलते हैं कि अमृतकाल बहुत अच्छा काल है, लेकिन इसमें एक चेतावनी मैं देना चाहता हूँ कि जो चाइना का आज हाल हो रहा है, वो 25 साल बाद हमारा होगा। हमारी आबादी बूढ़ी होने लगेगी। औसतन रूप से जो हमारा 15 से 60 के बीच का गैप है, वो अभी ठीक-ठाक है हुँ, और होता रहेगा अगले 20 साल तक। उसके बाद वो घटता रहेगा। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 20 साल के बाद लुप्त हो जाता है। और हुँ, साउथ में तो पहले भी हो जाएगा, नॉर्थ में थोड़ा देर में होगा। औसतन रूप से 20 साल है। उसमें हमें किसी न किसी तरह एक नया पाथ लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जो चीन का पाथ है, जो आज की तारीख में हीरो है पूरे देश का, पूरे विश्व का, एक तरह से भौतिक रूप से जीडीपी इतना है, 16 ट्रिलियन है, ये है, वो है। उसका भी पाथ वही है जो कि वेस्ट ने अपनाया है, क्योंकि उसने कम्युनिज़्म के माध्यम से वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर ली। हुँ, कम्युनिज़्म भी एक वेस्टर्न फिनोमेना है। मार्क्स ने वेस्ट में ही दिखा था कि मटीरियलिज़्म में और क्लास कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने अपनी संस्कृति को डुबा दिया। माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन के द्वारा और उसके पहले भी, और वो जो थाउज़ेंड फ्लावर्स बूम वाली जगह थी, अपने कल्चर को ख़त्म कर दिया। तो आज की तारीख में कोई अगर ओरिजिनल कल्चर बड़े संख्या में, छोटे-छोटे तो और जगह है, ऑस्ट्रेलिया में भी एबोरिजिनल हैं, रेड इंडियंस भी हैं, हम भी हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा कल्चर है जो कि अलग एक मार्ग पूरे विश्व को दे सकता है, हुँ। तो वो भारतीय कल्चर। नहीं, बिल्कुल। और ये जो आधुनिकता है जो हम खोज रहे हैं भारतीय, और जो बनाने की कोशिश है, वो मुझे लगता है कि इस सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर उसमें सफल हो गए तो फिर ये है कि वो एक मॉडल बन जाएगा कि आप विकास और ट्रेडिशन दोनों को आप किस हाँ। तरीके से बैलेंस करके एक नया रास्ता बना सकते हैं। तो सर बताइए, जैसे जो बहुत सारे लोग हैं उद्यमी बनना चाहते हैं, और क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि उनको देखना चाहिए, किस तरीके का उनको बिहेव करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना चाहिए? कि बाहर तो निकलना पड़ेगा लेकिन अपने रूट्स वो नहीं भूलने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सॉल्व करनी है। हम वेस्ट से बहुत कॉपी करते हैं, खासकर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, वो फूड डिलीवरी में बच्चों को लगा रही है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो गाँव की प्रॉब्लम्स हैं, जो टायर 2 टायर 3 टाउन्स में जो प्रॉब्लम, जो भारत की प्रॉब्लम्स है, वो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और हज़ारों लोगों को डिलीवरी पे लगा रखा है। तो ये एक विडंबना है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जो आज 18-20 साल के युवा हैं जो निकल रहे हैं कॉलेजेस से?
जो कंफ्यूज्ड है, बहुत सारा एक हमारा युवा वर्ग है वो कंफ्यूज्ड है, क्या करें? तो किस तरीके से उनका एटीट्यूड होना चाहिए? पहले तो मैं सब युवा वर्ग को बोलूँगा मेरी यात्रा में आएँ। बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप पूरे देश भर में घूमेंगे, आपका सत्संग होगा, आपके दोस्त बनेंगे। कोई भी अभियान में अकेले चलना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, तो उसमें आपको जब ऐसा होता है, सबसे बड़ा एक तरह से तोहफ़ा जो यात्रा देती है, वो ये देती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। 500 मेरे जैसे लोग हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनकी सहायता भी ले सकता हूँ। और आज की तारीख में वो 8000 हो गए हैं, क्योंकि 16 साल से चल रही यात्रा। तो पहला तो है भ्रमण करें। हुँ। दूसरा, भ्रमण के बाद अपने क्षेत्र में वापस आएँ। ये ज़रूरी नहीं कि भ्रमण करके वहीं रह जाएँ। हो सकता है कुछ लोग, ऐसा नहीं कि पलायन की ज़रूरत नहीं, कुछ लोग 10% लोग चले जाएँगे, लेकिन एक शब्द है टोपोफिलिया, उसका नाम है लव ऑफ प्लेस। अपने क्षेत्र में जाके, और ये नहीं कि 40 साल के बाद आप आइए, 20 साल से ही आप कर सकते हैं। उसमें आप लोग समस्याएँ, बड़ी समस्याओं को खोजिए, जिसमें आपके दिल लगता है। मान लीजिए स्वास्थ्य है या पानी है या एजुकेशन है या कोई और चीज़ है, महिला उत्थान है, या मान लीजिए डिजिटल में कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि स्विगी 30 सेकंड पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी सबसे भीषण स्वास्थ्य की है, रोज़गार की है, कई ऐसी समस्याएँ हैं जो असली भारत में हैं, तो अपने अच्छी जिलों, खेती की है। अच्छी खेती की आज अच्छा खाना नहीं मिलता है आपको कहीं पे। खेती की है और कई चीज़ें हैं। तो असली भारत की समस्याओं को समझिए अपने क्षेत्र में और बीड़ा उठाइए कि मैं इस समस्या का समाधान करूँगा। हो सकता है आप उद्यमी न बन पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में उद्यमिता का भाव होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने का भाव होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके रह जाते हैं, तो वहाँ भी आप देश के लिए कुछ करिए। जैसे मेंटरशिप करिए। हुँ। आप 2-3 घंटे के लिए बोलिए कि अच्छा, मैं अपने गाँव के लोगों को मेंटर करूँगा, कैसे वो हल्दी का कोई प्लांट बनाएँ या कुछ करें। तो आप में क्षमताएँ हैं, उसको अगर आप सोसाइटी में लगाइएगा तो आखिरी अगले 25 साल में हम लोग एक नए, जैसे आपने बताया, एक रास्ता भी प्रशस्त करेंगे, उसको बखूबी अपने आप को आगे बढ़ाएँगे। और मेरे हिसाब से एक अभी जो चीन का ललकार है कि हम जीडीपी में आगे हैं, लेकिन जिस प्रकार का ध्वंस हो रहा है पूरे विश्व का, और मतलब हम लोग भी उसमें एक तरह से भागीदार हैं। भारत भी अभी पोल्यूटिंग देश हो रहा है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी बड़ी है, अगर 2 टन को आप किसी भी 1.4 बिलियन से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग नंबर 5 पोल्यूटिंग देश हैं। हुँ। लेकिन फिर भी जो पर्यावरण का को साथ लेके, उस संस्कृति को साथ लेके हम लोगों ने जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हुंकार लगाई है, वो बहुत सार्थक है। उसमें किसी को डरने की बात नहीं है कि हम किसी के विरुद्ध हैं, हम तो किसी के फ़ॉर हैं। हम सबको आगे ले जाना चाहते हैं और उसमें सबकी ऊर्जा की ज़रूरत है। और एक व्यक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ, दीनदयाल जी से। उनका एक किताब है इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म, जिसकी मैंने चर्चा की है। हुँ। और इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म में ये बोला है कि सबको साथ लेके चलें, तभी जाके हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। और दूसरा व्यक्ति जिसका टाइटल में भी मेरा, एडमंड फेल्स नोबेल लॉरिएट हैं, उनसे मेरा साक्षात्कार भी हुआ है, न्यूयॉर्क में रहते हैं। उनका जो एक एक बहुत बड़ा थीसिस है, जिसकी वजह से 2006 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था, कि हर व्यक्ति में एक नवाचारी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को आप अलग तरीके से देखें कि भाई ये सिर्फ काम कर सकता है। उसमें भी कुछ ऊर्जा है। अगर वो ऊर्जा आती है, तो उसके भी मन में अर्थ आता है, उसको मीनिंग मिलती है। हुँ। कोई भी व्यक्ति अगर नौकरशाही में नौकरी करे या नौकरी करता रहे, तो उद्यमियों को मैं प्रोत्साहित करूँगा कि उद्यमिता का पाथ थोड़ा-सा अलग है। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं, तो एक हमारे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं सतीश जी भाई साहब, उन्होंने बोला 4 सिलेंडर आप में फायर करने लगते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो 2 ही सिलेंडर फायर करते हैं। एक हुँ। कि आपके बॉस को प्लीज़ करना है, मुझे तनख्वाह लेनी है, मुझे अपने में बढ़ना है। लेकिन जब 4 सिलेंडर क्यों होते हैं कि अरे मुझे, मान लीजिए फ्लावर में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने एक फ्लावरिंग का एक बिज़नेस शुरू कर दिया, तो आपके चारों सिलेंडर फायर करते हैं। जागृति में जब मैं काम करता हूँ, तो मुझे मेरे चारों सिलेंडर फायर होते हैं। तो मैं दिन-रात काम करता हूँ, मुझे थकान नहीं लगती उतनी। तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता में बोला कि नौकरी करिए, ऐसे जगह जाइए जहाँ फैक्ट्री में आपको तनख्वाह मिल जाती है, वो एडिक्टिव भी है। हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हुँ। और ये सही बात है, मतलब इसमें जो एक वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना कि टू मेक द बेस्ट थिंग, अब ठीक है बेस्ट थिंग आ गई, लेकिन अब इससे आगे क्या? वो कभी रुकते नहीं हैं। जो उसका इंस्पिरेशन है ना, कंपटीशन जो है, उससे कंपटीशन बनता है। ये बना रहा है आज, ये कार बना रहा है, अच्छा इससे अच्छी और कार बनानी है। वो टेस्ला ने और अच्छी बना दी तो उससे अच्छी और बनाई। ये कार का एग्जांपल है, लेकिन ये हर फील्ड में वेस्ट ने अचीव किया, और जो आज जो उस मुकाम पे पहुंचे हैं, उस कंपटीशन में, उस उद्यमता का एक बहुत बड़ा उनका, मैं मानता हूँ कि वो माइंडसेट जो बन गया है। अब उसमें ये है कि वो कहाँ तक हम जो उसमें अपना वैल्यू ऐड जो कर पाएँ, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन
हम उसको किस तरीके से और अच्छी तरीके से कर सकें, ताकि सिर्फ जो दिमाग है वो नहीं, सिर्फ सोल है उसको भी कुछ फूड मिले, फूड फॉर सोल। तो वो भी हम कर पाएँ, एक नई मॉडर्निटी जो है हम इजाद कर पाएँ। तो इसमें मैं ये इसका एक कहूँगा कि हम लोग भी एक्सीलेंस को स्ट्राइव करें, या लेकिन बिल्कुल। वो एक्सीलेंस किस चीज़ में हो उस पे हम लोग देखें। जैसे कि सर्विस में भी एक्सीलेंस हो सकती है। हुँ, आज की तारीख में अगर आप किसी बड़े होटल में जाइए, ओबरॉयज़ में जाइए, उसमें सर्विस एक्सीलेंस है। अगर आप श्रीधर वेम्बू जी के ज़ोहो में जाइए, तो उसमें सर्विस एक्सीलेंस है। हुँ, ऐसी चीज़ें हम लोग को अपने आप से करनी पड़ेंगी। तो हम लोग को भी एक्सीलेंस, लेकिन किस चीज़ में एक्सीलेंस? क्या हमें बड़ी कार ही चाहिए? नहीं, हमें अच्छी कार चाहिए, जो कि हमारे लिए सही हो। हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे होने चाहिए। और हमारी इकॉनमी भी अधिकांश सर्विस ओरिएंटेड है, मैन्युफैक्चर कम है। कई लोग बोलते हैं ये खामी है, मैं समझता हूँ खामी है या ना है, मैं उसमें डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन है तो यही वास्तविकता कि 60% हम लोग सर्विस ओरिएंटेड है। उसमें हम लोग कैसे अब मैं उसका छोटा-सा उदाहरण दूँगा, फिर अपनी बात को समाप्त करूँगा। हम लोग उद्यमिता के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपने क्षेत्र में। देवरिया में हमने एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया है, उसी बरगद के नीचे। उसका नाम है जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल। उसके 3 उपकेंद्र, एक कुशीनगर में, एक गोरखपुर में, एक देवरिया में बनाए हैं। अभी पैसा मिला हमें 4 उपकेंद्र बनाने के लिए, मऊ, संत कबीरनगर, बलिया और महाराजगंज जिले हैं उसके आसपास। और 3 और आज़मगढ़, बस्ती और सिद्धार्थनगर में बनाएँगे। 10 जिले हैं जिसमें हम लोग उपकेंद्र बनाएँगे। अब हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें कैसे उद्यमी को इतना सर्विस दें कि वो विश्व की सबसे अच्छी सर्विस हो। मैं ये संतुष्ट नहीं कि भारत की हो, हम कर सकते हैं। किसी और ने ऐसा परितंत्र नहीं खड़ा किया है। जो करते हैं वो एक एक जिले में चले जाते हैं। अ 35 मिलियन लोग हैं इन 10 जिलों में। हुँ। गुजरात की आबादी का लगभग आधा है, उत्तर प्रदेश की अगर आप पूर्वांचल में देखें। तो ये एक चैलेंज है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट हो, उसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, पर्सनल एक्सपीरियंस रहें, ताकि जो व्यक्ति आए उसके अंदर एक भावना जगे कि मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, मैं इनोवेट कर सकता हूँ, मैं इनक्यूबेट कर सकता हूँ, मैं एनवायरनमेंट के साथ चल सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से हम लोग को भी इनोवेशन करना पड़ेगा, एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव करना पड़ेगा। लेकिन किस चीज़ में एक्सेलेंस है, कोई ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी फैक्ट्री ही हम लोग बनाएँ, क्योंकि हमारा अधिकांश सर्विस ओरिएंटेड है। नहीं, जो आपने कहा मैं थोड़ा उससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जो कार की बात आपने की, जैसे कि हमको बड़ी कार क्यों चाहिए, हमको अच्छी कार चाहिए। लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि जैसे जो टेस्ला का जो इनोवेशन है, उस तरीके से, और वो उस मानसिकता से आया है कि हमको और बेटर करना है, वो कंपटीशन के माइंडसेट से भी आया है। तो वो उससे जब हम कम्पीट करते हैं, जब हम ये कोशिश करते हैं कि उससे भी अच्छी, उससे भी अच्छी कुछ चीज़ बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, कार एक एग्ज़ाम्पल है। तो अगर आप देखिए तो कार से, टेस्ला की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई कि जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही रिवॉल्यूशनाइज हो गया। और उसी तरीके से जैसे मार्स पे भी जब बन जाने की बात हो रही है, वो भी एक उसी का एक उसी माइंडसेट का एक बाई प्रोडक्ट है कि अगर हम कल को मार्स पे जाएंगे तो हो सकता है कि हम वहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को ढूंढ लें जो हमारी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, नहीं, एनर्जी आपकी की बात से मैं सेविंग्स हो जाए। सहमत हूँ, बट उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। आपने मार्स की बात करी, तो मेरा सौभाग्य रहा है कि अनौपचारिक और औपचारिक रूप से मैं नेशनल स्पेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। तो और ये चूँकि अभी पब्लिक में आ गई है, तो मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो मोस्टली 10 साल में हमारा आज की तारीख में 8.85 बिलियन की हमारी स्पेस की इकॉनमी है, मोटा-मोटी। हुँ, हमने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो 44 बिलियन तक जा सकती है। और आज की तारीख में इलॉन मस्क बहुत चिंतित हैं कि हम मार्स तक जाएँ। लेकिन हमारी क्या सोच होनी चाहिए? क्या हम मार्स की तरफ भागें, या हम उस स्पेस टेक्नोलॉजी से 1.4 बिलियन पीपल को प्रभावित करें? चाहे वो किसान हो, चाहे वो मछुआरा हो, चाहे हमारी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो, या हमारी आर्मी हो, चाहे और चीज़ें हों। तो ये दृष्टिकोण का मसला है। अगर हम वही, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें इलेक्ट्रिकल कार नहीं बनानी चाहिए, हमें तो बनानी चाहिए और बड़ी अच्छी तरह बनानी चाहिए। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुपात आज ज़्यादा है। उसमें वो चीज़ नहीं चाहिए जो पिछले 20 साल पहले थी। टेस्ला ने भी देखा है। अगर आज हम स्पेस के बारे में बात करें, हम क्यों होड़ लगाएँ मार्स जाने के लिए, जब हमारे पास 1.4 बिलियन पीपल हैं, जिनके ऊपर हम लोग को सैटेलाइट फ़ोकस करनी चाहिए कि उनकी क्या समस्याएँ हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग अगर डेमोक्रेटाइज़ करेंगे अपनी अपनी अन्य व्यवस्थाओं को, मैं सिर्फ स्पेस के बारे में बात नहीं कर रहा, अन्य व्यवस्थाओं में। अभी क्या हो रहा है, हम लोग उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं बड़े शहरों की तरफ। जो अति अमीर हैं वो और अमीर हो जाएँ। हम लोग को दृष्टिकोण मध्य की तरफ इसलिए फेंकना पड़ेगा कि हर टेक्नोलॉजी में, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो स्पेस हो, हमारा दृष्टिकोण अगले 15-20 साल के लिए, 25 साल के लिए उस 1.4 बिलियन की अपार संभावना पे होना चाहिए। और सिर्फ उपभोक्ता के मामले में नहीं, उनको एक तरह से उसमें निर्माता के माध्यम से। अब जैसे स्पेस में भी अगर ग्राम प्रधान को आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे
कि स्पेस से उसके गाँव से क्या हो सकता है, एजुकेट नहीं करेंगे तो वो उपभोक्ता रहेगा, वो सिर्फ टेलीकॉम्स टेक्नोलॉजी को लेता रहेगा, लेकिन तब उसमें इनोवेशन आएगा। तो ये लंबा विषय है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोग का दृष्टिकोण अभी भी वही है कि भाई साहब टेस्ला साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इन्होंने 3 चीज़ों को डिसरप्ट किया है, जो मैंने किताब में भी हुँ। लिखा है। पावर को डिसरप्ट किया है, उन्होंने स्पेस को डिसरप्ट किया है, कार को डिसरप्ट किया है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो समझता हूँ हम लोग ऐसे टेस्ला जैसे इलॉन मस्क जैसे अन्य लोग बनाने चाहिए। लेकिन किस विषय में बनाने चाहिए, उस पे हमें गहन मंथन करना है। और मेरे पास सब आंसर्स नहीं हो तो निकलेंगे आंसर्स, लेकिन इस पे हम लोग को एक अलग दृष्टिकोण अवश्य रखना चाहिए। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब ये था, जैसे स्पेस की बात की कि मार्स क्यों जाना है? तो मार्स जाने से हो सकता है कि ऐसी चीज़ नि वहाँ से इन्वेंट हो, अभी हमें को नहीं पता है, लेकिन ये तो एक जर्नी है। मैंने कहा ना कि वहाँ से बाय प्रोडक्ट ऐसा निकल सकता है कि वो 1.4 बिलियन क्या 2.8 बिलियन की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो हो सकता है कुछ मिरेकल एनर्जी सोर्स निकल जाए, जो हमारी प्रोडक्टिविटी, जो हमारे चीज़ों को डबल कर दे। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक्सटिंक्शन इवेंट हम फेस करें कि यहाँ से उठा के फिर हम मार्स पे कॉलोनाइज़ कर सकें। तो ये एक मतलब बाई प्रोडक्ट है वो। चलिए हो इसमें हम सकता है लोग का कि मतभेद है क्योंकि हाँ, अभी अगर आपके पास ₹100 हैं तो आप मार्स की तरफ जाएँगे कि हम उसमें से कुछ एक्स्ट्रा निकालें? ये ₹100 हमारे कमी पास है इसलिए हम बात कर रहे नहीं, हैं। लेकिन ये ₹100 अगर है और अभी हमारे पास जो उपलब्धियाँ हैं, हमारे इतने लोग हैं जिनके पास ना तो अभी मोबाइल टेलीफ़ोनी है, ना कुछ है, उनको हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हम लोग को कॉपी कैट नहीं करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से हमारा एक एक्चुअली अभी हम वही कर रहे हैं, हाँ, हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। अब देखा, जो भी वहाँ पे आता है स्टार्टअप आइडिया, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। वहाँ पे टेस्ला कार बनना शुरू किया तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक कार है। उससे पहले हमने कभी नहीं सोचा, वहाँ पे एआई आया तो हमने यहाँ पे कॉपी करना शुरू किया। पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारा कोई इनोवेशन नहीं है, वहाँ से जो आता है वो हम कॉपी कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कोई इनोवेशन नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सिर्फ सारा कॉपी तो कर रहे हैं अभी। नहीं उसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में, उसके पहले नहीं था। पहले कॉपी का बहुत सत्र था, जैसे कि कुछ हद तक आईटी कंपनी भी जो हमारी थी, वो बैक ऑफ़िस में ही थी। हुँ, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं किसी कस्टमर की, वो वहाँ का कस्टमर लेता था और हमें बोलता था कि भाई साहब आप हमारे टेक्नोलॉजीज़ पीछे से सॉल्व कर दो। हुँ। अब क्या होगा दृष्टिकोण थोड़ा बदला है क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन में भी थोड़ी हिचकिचाहट आई है। तो हम लोगों ने अपनी समस्याओं पे अपनी टेक्नोलॉजी को केंद्रित फ़ोकस किया है। करना अब शुरू जैसे किया। इंडिया स्टैक आया है, वो हुँ, हमारा इनोवेशन है कुछ हद तक। मतलब और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। इंडिया स्टैक एक है। मेरी जागृति यात्रा एक इनोवेशन है एक तरह से। हम लोगों ने विश्व में सबसे बड़ी रेल नीति यही हो रही है। 5 देशों में इसका अनुकरण हुआ। ब्राज़ील करने वाला है अमेज़न पे इस बार, अगली बार जब उसका जी20 का होगा। हुँ, तो मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में जब हम लोगों ने अपना दृष्टिकोण मध्य की तरफ देखा है कि हमारी इतनी अपार समस्याएँ हैं, हुँ, उसको कैसे टैकल करें, तब धीरे-धीरे करके सिर्फ़ स्विगी पिज़्ज़ा को 30 सेकंड डिलीवर करना पाश्चात्य प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बड़ी मात्रा में हम लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए हैं, एक यात्री को मिला था परसों ही, जिसने कि ब्लड टेस्टिंग का एक इज़ाद किया था, जो कि बहुत कम उसमें हो। तो कई ऐसी फ्रूगल टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिससे कि हम लोग अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन समय लगेगा, आपकी बात सही है। ये दृष्टिकोण जो हो रहा है, ये 10 साल से कुछ बदला है मेरे हिसाब से। हुँ, और अंत में एक बात कहूँगा, इससे हम लोग सिर्फ़ 80 करोड़ लोग 800 मिलियन को ही ना टारगेट करें। विश्व में करीब 4 से 5 बिलियन हैं जो मध्य में हैं। अगर आज की तारीख में 8 बिलियन की बात कहें, उसके लिए भी हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत एक एक्सपोर्टिंग नेशन हो सकता है अगर हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी जैसे कि पेमेंट सिस्टम्स हैं या मेरी ट्रेन यात्रा ही है या अन्य चीज़ें, वैसी जगह एक्सपोर्ट करें जहाँ पर इसकी उपयोगिता ज़्यादा है। जी, बिल्कुल। और ये एक जर्नी है जो हम सब डिस्कवर कर रहे हैं एज़ वी मूव फॉरवर्ड। पूरा देश की उद्यमिता लगेगी इसमें टू डिस्कवर द इंडियन मॉडर्निटी। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग इसको खरीदें और पढ़ें इस पुस्तक को, क्योंकि ये आप जो सुन रहे हैं वो भी पार्ट है मिडल ऑफ डायमंड इंडिया का। सर, थैंक यू सो मच मैं एक आप। चीज़ कहूँगा जी, कि इसका हिंदी का भी संस्करण ट्रांसलेट हो गया है अच्छा। और अभी फरवरी या मार्च में आने वाला है। उसका नाम हमने रखा है थोड़ा-सा अलग, हुँ, अमृतकाल का भारत, अच्छा। उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण। हुँ, और वो लगभग वही है जो इसका है, उसका अनुवाद है। तो उसको भी जो हिंदी पठन-पाठन करते हैं, वो पढ़ें उसको क्योंकि असली उसका टारगेट तो मध्य भारत के लोग हैं जो कि अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। और सबको मैं एनकरेज करूँगा कि जागृति यात्रा का हिस्सा ज़रूर बनें। कोशिश करें, अप्लाई करें जागृतियात्रा.com, जागृतियात्रा.com। उस पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया, बात किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला।
और मुझे लगता है कि कुछ लोग इंस्पायर होंगे इस भारत को, मिडल इंडिया को बनाने के लिए, उनके लिए बनाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं ये कहूँगा कि इस किताब के माध्यम से सिर्फ मध्य भारत ही नहीं, ऊपर वाला भारत जो शहरी भारत है वो भी जागृत हो, क्योंकि उसके होने होते हम लोग मिलजुल के काम करें, यही मेरी उम्मीद है। मेरी किताब अवश्य खरीदिए, अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।